Today we have some very special guests along with us. 2021 बैच के KS ऑफिसर्स. We have Rakshan, Ayman and जो पहले KS था फिर IAS क्वालिफाई किया मनान भट्ट. I remember कि the first time I saw him, वो हुज़ैफ और ये दो दोस्त आए थे. इधर ही हम इसी कमरे में थे. I remember कि he told me one thing कि सर मुझे इंटरव्यू के टाइम जब भी मुझे कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ टोटल. तो वी ट्राइड टू डू समथिंग विद इट. उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद केस में सिलेक्शन हुआ, शायद 22 रैंक आया. उसी साल फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई किया. इस साल भी फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रैंक इम्प्रूव करें. अभी यूपीएससी का मेंस भी लिखा है. अब ये है अनएंडिंग जर्नी एक एस्पिरेंट की जो कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी साल से, कम से कम 3-4 साल से लगा है. अचीव करने के बाद भी फिर से लगा है. ये कभी भी ऐसी इस जर्नी को छोड़ने का दिमाग में भी नहीं आता इंसान को, जो एक ट्रू एस्पिरेंट होता है कि मैं छोड़ दूँ इस जर्नी को और मैं सेटल हो जाऊँ किसी छोटी चीज़ पर. तो जो इंसान एक विजनरी होता है, एक लंबा ख्वाब रखता है, उसको कितना भी टाइम लगे वो छोड़ेगा नहीं, अनलेस कि उसके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाए या उसकी एज आ जाए पूरी. नाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ ट्रू एस्पिरेंट जो जब शुरू करता है तो ख़त्म करने के लिए शुरू करता है, न कि बीच में छोड़ने के लिए शुरू करता है. तो विल सी कि उनकी क्या जर्नी रही है. प्राइमरली फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग बिकॉज मेंस होने वाला है, जिसमें अभी प्री हुआ, काफ़ी अजीब सा प्री था इस साल केएस का. वी डिड द एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल. उसके बाद अब मेंस होगा उसका फरवरी में. अभी है अच्छे खासे नवंबर का महीना, फिर दिसंबर, जनवरी, लगभग 3.5 महीने का वक्त है. अच्छा खासा वक्त है. जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो इस वक्त का अच्छा यूटिलाइज करके कर लेंगे मेंस, चाहे पहली बार में क्यों ना करना हो. तो आंसर राइटिंग पर मेन बात करेंगे कि कैसे इसको टैकल करना चाहिए. बदलता हुआ ट्रेंड है, प्री क्योंकि बदल गया, क्या मेंस में भी ऐसे कुछ बदलाव आएंगे? मुझसे बेहतर आपको स्पीकर्स ही बताएंगे. विल स्टार्ट विद मनान टुडे. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो एज ऑल यू नो, मेरा नाम मनान भट्ट है. मैंने यूपीएससी 2022 क्वालिफाई किया है विद रैंक 231 और मैंने इस बारी का मीन्स भी दिया हुआ है. सो एज तहलील सर सेड, दिस इज़ अ अनएंडिंग जर्नी. मीन्स अनलेस एंड until you don't achieve what you have aimed for, this journey never stops. So I'll first give you the brief of how to do answer writing first for these 3.5 months, okay? Because that is a target for this session. After that, I'll tell you how to do it for 1 year. See, in 3.5 months, पहले तो generally you should have covered your syllabus, जो जनरल होना चाहिए. बट देर आर सर्टन पोर्शंस जहाँ पे आपका सिलेबस कवर्ड नहीं होगा. लाइक आपका इथिक्स इनकम्प्लीट होगा या आपका ऐसे इनकम्प्लीट होगा, आपने ऐसे की आंसर राइटिंग नहीं की, मतलब ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया है, या कोई जीएस का पोर्शन होगा. सो फॉर दैट पार्ट आई विल टेल यू, बिफोर डूइंग आंसर राइटिंग यू शुड फिनिश दैट पोर्शन फर्स्ट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज राइटिंग आंसर विदाउट नोइंग एनीथिंग इज़ ऑफ नो यूज़. सो जो भी जीएस का कोई पोर्शन है, यू हैव टू कंप्लीट दैट फर्स्ट. उसके बाद ऑप्शन की बात आती है. ऑप्शनल में आई मीन मोस्ट ऑफ अस विल हैव 2-3 मेजर ऑप्शनल्स है, लाइक एंथ्रो, पीएसआईआर, बाकी भी हो सकते हैं. सो फॉर दैट पार्ट यू हैव टू इंश्योर कि आपका ऑप्शनल फुली कवर्ड हो एंड आंसर राइटिंग भी हो. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन जेकेपीएससी, हियर ऑप्शनल प्लेज अ वेरी गुड, मतलब ऑप्शनल हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि यू विल सी देयर इज अ वेरिएशन. in anthro or PSR you will get around 320 and in other options you will get 250-260. So that 60-70 marks ka difference is a huge difference. So answer writing is very important for that. Coming to the answer writing part, for a general GS paper there are 20 questions, right? So 20 questions में से 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं जिनका एवरेज आंसर होता है. 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको आंसर अच्छे से पता होगा, और 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको कुछ नहीं पता होगा. आपको वहाँ पे जाना है, वहीं पे लिखना है, और वो आप ही को पता है आपने क्या लिखा है और उस एग्जामिनर को पता है वो क्या चेक कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड टॉकिंग अबाउट द आंसर राइटिंग पार्ट फॉर दीज 3.5 months, फर्स्ट आई लाइक पहले सिलेबस कंप्लीट हो. आफ्टर दैट डेली यू हैव टू राइट 4 to 5 आंसर्स, बिकॉज इफ़ यू डोंट राइट योर आंसर्स, वट एवर यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर 3 इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि सब दिमाग में ये आंसर पेपर पे कुछ आ नहीं रहा है, इट्स ऑफ नो यूज़. सो फॉर दैट एटलीस्ट
4 क्वेश्चन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन दिन में लिखने हैं. हाँ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द एस्पिरेंट्स लाइक दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता, 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते. फॉर देम they have to ensure even after writing those 4 to 5 questions daily, they write a full length test. Full length test, I mean, we can say 15 दिन में एक बारी to increase your speed. Yeah, you can do one thing, like you are writing 4 to 5 questions daily, right? For that you could put a timer or something. क्योंकि जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, there is a 7 minute, and for 15 marker there is a 10 minute. So put a timer clock, write your answer. Even if your 7 minutes are going to 9 minutes, not a problem. But you have to do this at least for next 3.5 months. Daily. Daily means daily. ये नहीं है कि 2-3 दिन लिखा फिर बस मेरे को तो आता है. तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले होगा कि you complete your syllabus. Because unless how many of you have seen the syllabus wholly? पूरा syllabus पता है GS1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है. Because I'll tell you, for a serious aspirant, before even studying something ना, you should have syllabus by heart. Because whenever you क्या होता है ना, whenever you read a newspaper article, कोई newspaper article है, कोई news आती है ना, तो you should know where you should connect that article to your syllabus point. ठीक है, that is very important. इसीलिए that is why syllabus पता होना बहुत important है और syllabus cover करना important है. क्योंकि हमारा generally क्या होता है ना, जैसे ही हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें पता नहीं कोई सीनियर है, कोई बोलेगा आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं लिखना और कुछ नहीं पता होता क्या लिख रहे हैं. तो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते उसके बाद यू फिजल आउट, एंड यू फिजल आउट, यू डोंट राइट आंसर्स, यू डोंट कंप्लीट योर सिलेबस, एंड गलती से जब प्री क्वालिफाई हो जाता है, व्हाट हैपन्स, हार्ट अटैक आ जाता है. ठीक है, आपका ऑप्शनल कवर करना, आपका जीएस कवर करना, आपका ऐसे कवर करना है. कवर द पॉइंट ऑफ सिलेबस, कोई भी सिलेबस का पॉइंट हो, इकॉनमी हो, एग्रीकल्चर हो, एनीथिंग हो गया कवर. Wherever you cover, whether it's from toppers notes, किसी coaching material से, wherever it is, take the toppers answer copy. Because I have been telling this to aspirants, but they don't follow it. Take the toppers answer copies. उनका question लिखा होता है ना, they have written question for answer for the question, right? I mean, you have lot of toppers answer copies. Take those answer copies, see the question there for your syllabus point. Like for you have completed agriculture in 10-15 days. For that question, write an answer. पहले क्या होगा ना, पहले आपको कुछ समझ नहीं आएगा कैसे लिखना, स्ट्रक्चर क्या है. उस क्वेश्चन का देखो उसने आंसर कैसा लिखा है. ठीक है, व्हेन यू सी उसने आंसर कैसे लिखा है, डू इट फॉर 3-4 days, 5 days, 6 days. उस आंसर को ना बंद करो, देन रेप्लिकेट इट योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 5-6 days. देन आफ्टर दैट see a question, write an answer, and compare your answer with that topper's answer copy. When you will see at least 60 to 70% of the content of that answer is matching with your answer, believe me, you are selected. For that part, you are selected. Because what happens actually is we don't follow this strategy, और हम एकदम full length answer की पीछे, full length test series के पीछे भागते हैं, and it gets a waste. Because I have seen Delhi में people subscribe for full length ना. I mean there are around 12 to 13 टेस्ट होते हैं और हार्डली 3 से 4 टेस्ट दिए जाते हैं. No one gives full length test. कोई भी complete नहीं करता. This is the problem, because they fizzle out after some time. This is what happens. That you have a daily check on yourself. Daily you go, write an answer, see with the toppers. Because at the end of the day, you have to remember, जो वो टॉपर की आंसर कॉपी है ना, मार्क्स उसको यूपीएससी देता है, मार्क्स उसको जेकेपीएससी दे रहा है. और अगर आप वो मतलब इफ़ यू आर एबल टू write what he is writing on the paper, you will definitely get the marks. So that is the strategy for you people who are starting afresh. Because right now you don't have to focus on completing your paper in 3 hours. You have to focus on enriching your content. And with the toppers answer copies, what I feel like is, जब आप 4-5 टॉपर्स के आंसर कॉपी से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हो ना, एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द डेटा विच इज देयर इन दोज कॉपीज, वो बोलते हैं ना वो लैंड माइन है, दैट्स अ लैंड माइन. 20 to 30% of the content you will get from those copies, and you will put it down in your notes, and that content you will not get anywhere. आप कोई भी टॉपर का मतलब किसी भी कोचिंग मटेरियल का ये उठाओ, you will not get it anywhere. जो आपको टॉपर्स के, because they have become toppers for a reason. They have done extensive research. उन्होंने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया है, और वो जब आपको प्लेट पे मिल जाता है ना उन आंसर्स में, it adds to value to your whatever the content you have. So that is the strategy for you people. I mean, for who have 1 year, and for you people, if you are targeting either JKPSC or UPSC, make sure कि जैसे आप GS का आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपकी ऑप्शनल की भी आंसर राइटिंग होनी चाहिए. जनरली क्या हो जाता है ना, हम GS के पीछे इतना भागते हैं ना, हम ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करते नहीं है. ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस हमें लगता है हमें हो गया. बिकॉज व्हाट हैपन्स इन ऑप्शनल,
there is a structure to answer, and if you follow that structure, I mean, you see people in UPSC even get 320, 330, and an average person like me gets 260, 270. ठीक है, so I can tell you that there is a structure to the optional. ये मेरे में भी एक myth था कि optional में जितना content होगा उतना बस डाल दे जाओ पेपर पे मार्क्स मिलते हैं, but it's not like that. उसमें भी एक structure होता है, and you people are lucky कि you have at least 1 year left in your studies, right? So during this time जितना भी syllabus है उसको thoroughly बोलते ना बाय हार्ट, यू हैव टू बाय हार्ट दैट सिलेबस. व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, रीड इट, मतलब मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ एवरीथिंग. ऐसे मत करना कि अच्छा ये मैंने उस टॉपर से देखा, ये मैंने उस टॉपर से देखा है, अब ये मैंने एक बारी, वो होता है कि मैंने एक बारी रीडिंग मार ली उसकी, फिर जब मेंस आएगा मैं फिर से उसे पढ़ लूँगा. फिर जब अब मेंस आएगी ना, कोई नोट कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको, और आपकी परेशानी बढ़ने वाली है. इसीलिए जो भी नोट आप किसी भी टॉपर से, मतलब वेर एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम, मेक श्योर you have small notes of everything you read it, so that tomorrow when you're writing an answer, you are able to revise those notes yourself. And when you revise those notes 3-4 times, that will definitely come out of the paper. So this is the strategy for you people who are doing it for 1 year. Okay? Because I think most of the people are for 1 year, right? So apart from that, you can ask me questions for the answer writing part. Walaikum assalam. कुछ क्वेश्चन सर एग्जामिनर ऐसा देता है कि उसमें सर वो आपकी राय पूछता है, सर होती है ना कोई ओपिनियन पूछता है सर. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में सर 2 हिस्से थे, उस वक्त एक स्टूडेंट वो कैसे इसमें मॉडरेशन रखे. Give me an example. फॉर एग्जांपल अगर हम सर जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी में फॉर एग्जांपल एग्जाम बोलेगा कि आपको जीएसटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट, या जीएसटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट इज मोर देन नेगेटिव इम्पैक्ट. उस वक्त एक स्टूडेंट कैसे मॉडरेशन रखेगा. See, if the question is on GST, the success of GST, so he's asking about the success. So it means he's asking you to write good points about it. So for that question, if it is a 10 marker, you will write 4 to 5 positive points or 3 to 4 negative points. हर चीज़ में नेगेटिव होता है, ठीक है. If it is a 15 marker, 6 to 7 positive, 4 to 5 negative points. So definitely you have to balance out everything, because the examiner is seeing you कि तुम्हें इसकी सक्सेस के बारे में भी पता है. जीएसटी का सक्सेस जो अभी तक हुआ है, मतलब हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट कुछ है वो. सो दैट पॉजिटिव थिंग इज देयर. नेगेटिव थिंग में कि वट एवर द नेगेटिव्स आर, आई डोंट रिमेंबर एज ऑफ नाउ, ठीक है. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. सो डेफिनेटली बोथ द साइड्स हैव टू बी रिटन. कोई भी ओपिनियन हो, एंड रिमेंबर वन थिंग, you are giving an exam, this is for the government, okay? Don't take a negative line on any question. अपने जज्बात को बाहर मत ले आना, ठीक है. You have to keep it with yourself, okay? क्वेश्चंस के जो एंड पे होता है, the difference between when it's written discuss, analyze, comment, वो चीज़ थोड़ा सा explain करना है. Sir, to be sincere, in these 3 to 4 years, I haven't myself understood what is the discuss analyze. सर आप कैसे अप्रोच करते थे वो बता दीजिए. Sir, I mean, क्या डिफरेंस आप same approach. To be very sincere, I mean, I'll tell you how I approach a question. मतलब जो question का center part होता है ना, even if I don't know anything, I'll revolve around that thing only. Whether I know 1 or 2 points about that part, I'll not deviate from the demand of the question. जनरली क्या हो जाता है ना, जीएसटी का सक्सेस के बारे में पूछ लिया आपने, जीएसटी की हिस्ट्री पूछ दी, ये आया ऐसे आया, दे विल नॉट गिव यू एनी मार्क्स फॉर दैट. You won't get any marks for that. You will get marks for whatever they have asked you for. So stick to the core demand of the question. Even if you see, अगर आप जीएसटी का पूरा 2 पेज का ऐसे लिख के आए ना और क्रक्स को एड्रेस नहीं किया है, आपको मिलेगा आधा नंबर पेज भरने का. और अगर आप उसी में 3-4 पॉइंट्स डिमांड को एड्रेस कर रहे हो ना, आपको मिलेंगे 3-4 नंबर 10 में से. सो इट्स बेटर यू फोकस ऑन द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Sincerely, I don't know much about that. Analyze, discuss, elucidate, evaluate. I don't know much about it. I tried. I'm not saying I tried. I tried it 1-2 days. After that, I closed. जो दिखता है. हाँ. So how to do answer interlinking of the answers. Interlinking means. For example, sir, GS1, GS2, GS3. How we can interlink the GS4 portion in GS1 like that. See, GS4 portion is an ethics question, right? In ethics question, you have certain terms and all. ठीक, मैं बताता हूँ GS4 की स्ट्रैटेजी क्या होती है. ethics का पेपर है, तो आपके आंसर में जो वो ethics की टर्म्स है ना, परसिवरेंस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, वो सब आना चाहिए. और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स की एग्जाम्पल्स है वो आनी चाहिए. इंटरलिंकिंग विद GS1, सी यू कैनॉट इंटरलिंक इट विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी.
हाँ सोसाइटी में कोई एग्जाम्पल है यू कैन इंटरलिंक विद दैट, आपको कोई एग्जाम्पल वगैरह पता है, ठीक है। सो डोंट फोकस कि मतलब आपको ज़रूरी ही इंटरलिंक करना है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी बहुत सारे बताते हैं कि इंटरलिंकिंग में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इफ यू शो द एग्जाम्पल interlink, see you can interlink, for example you have a question in agriculture, you can interlink it with economy, right? इकोनॉमी में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। सो देयर यू कैन इंटरलिंक, डोंट फोर्स इंटरलिंकेजेस। मतलब इथिक्स के क्वेश्चन में आप क्या ही हिस्ट्री या ज्योग्राफी का क्या लिख के आओगे। Sorry, sir, it's not only about ethics. Excluding ethics, then another, for example, portion of the syllabus cannot be interlinked or हाँ, other portion. हाँ डेफिनेटली, सी इफ यू आर एबल टू इंटरलिंक, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है GS4 का, इफ यू आर एबल टू इंटरलिंक विद GS2 समवेयर डाउन द लाइन, फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस से इंटरलिंक कर पा रहे हो, IR से इंटरलिंक कर पा रहे हो सिक्योरिटी को, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको म्यांमार बॉर्डर का इशू उसने GS4 के इंटर से, आप उसको GS1 में कोई ट्रीटी साइन हुई है, GS2 में सॉरी, तो हियर यू आर इंटरलिंकिंग, राइट? बट डोंट फोर्स इंटरलिंकेजेस, इफ यू आर एबल टू डू इट, डू इट, ओके। सर आंसर की स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। हाँ, सी आंसर की स्ट्रक्चरिंग जनरली इज लाइक introduction, then the main body part, and then there is a conclusion. In the introduction, generally I used to keep the collection of data. Economy का GDP कितना है, total हमारा budget कितना है, या हमारी employment unemployment कितनी है, all that. So that readily available data should be on your tips. कोई भी question है, you should be वहाँ there you can interlink it. मतलब वहाँ पर you can, if you don't know anything, try to interlink it to that thing what you have in your mind. ठीक है, that is the structure of the initial part. Or you can start with the definition. If there is a question, for example, they are asking you directly what is unemployment, don't write India's unemployment rate is, they will give no marks for that. They are asking you what is unemployment, you have to write it down. ठीक है, in the main body part, like I said, in the core demand of the question, 3-4 points or 4-5 points, whatever you have to write those 4-5 points of the core demand. In the conclusion, write a way forward, or the one where you show the brighter side of it. For example, GST has brought in a new era where there is one nation, one tax force system ना. So here यहाँ पर ना आपको एक optimistic outlook दिखता है. So here the introduction part, body part, and the conclusion part. So वो bullets use करें या paragraph use करें? See, whether it is JKPSC or the UPSC, I haven't relied on the paragraph part. I have relied on the bullet point. ठीक है, क्योंकि paragraph में मतलब you understand this thing. UPSC में 13,000 बच्चे means दे रहे हैं, ठीक है, तो 13,000 कॉपीज़ फॉर एग्जांपल किसी की GS3 को चेक करनी है, और महीने हैं 2, मतलब ऑन एन एवरेज आई डोंट नो मे बी 40 to 50 कॉपीज़ वो दिन को चेक कर रहा है, और अगर उसको पैराग्राफ मिला ना, उसको पहले दूसरी लाइन से इंटरेस्ट उठना स्टार्ट हो जाएगा। सो टू इंश्योर कि आपका एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है ना वो वहाँ पे बना रहे, सो इट इज़ नेसेसरी कि आप मतलब नॉट नेसेसरी, आई एम से माई स्ट्रैटेजी वॉज बुलेट पॉइंट्स, कहीं पे कोई डायग्राम कुछ दिख जाए बट डोंट फोर्स अ डायग्राम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायग्राम बनानी है, हर किसी में डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन पूछा है, देयर यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम। इफ यू हैज डायरेक्टली आस्क्ड यू समथिंग रिलेटेड टू मुंबई फ्लड्स, आप मुंबई बना रहे हो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, सो डोंट डू दैट, ओके। How do we approach questions of which we don't know the answers to? देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे, आई मीन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, देखो 3-4 क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते हो, एट मैक्स व्हाट यू कैन सी। माय स्ट्रैटेजी इज आई राइट 20 क्वेश्चंस एवरी टाइम। अगर होता भी है एक क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। अब बचे 3 क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन को भरना है, ठीक है। आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड पेपर भरना। वो उसका 1 नंबर आधा नंबर कहीं से कुछ दे देगा। कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे मतलब दिस इज़ अ फनी क्वेश्चन, लाइक 2021 में उन्होंने आई थिंक आयरन डोम पे पूछा था, राइट? नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट आयरन, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, नॉट सम ऑफ माई फ्रेंड, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, दे हैड written that this is the architectural site of Mughal. So this is how people fill the answer booklet, ठीक है। So that, I mean, I'm not saying this is how you should fill it. मेरा ये था कि मेरे को हल्का सा पता था कुछ एयर डिफाइन मिसाइल सिस्टम है, कुछ इजराइल में कुछ है, बस थोड़ा वहाँ पे देखो देयर व्हाट आई हैव ना, आई डोंट हैव द कंटेंट, आई ड्रॉ द डायग्राम। एक मस्त एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिखा दिया जिसका मुझे भी नहीं पता कैसे क्या चल रहा है, बस पेपर भरने के लिए मैंने वो कंटेंट भर दिया उसका। और मतलब ट्रूथफुली स्पीकिंग, व्हेन यू डोंट नो द आंसर ना, जस्ट राइट व्हाट इज द की बुलेट पॉइंट होता है ना, की बुलेट पॉइंट, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव पता है ना, उसको फॉलो अप कर दो। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ लाइक इस बार उन्होंने मीन्स में वर्ल्ड
आई डोंट नो, आई थिंक GS2 में कोई 20th क्वेश्चन था. Could you please check out GS2 में 20th क्वेश्चन क्या है? I'll tell you how I wrote an answer for that. यूपीएससी का GS2 का लास्ट क्या? Don't tell me how I answer that, please. So that is a question for interlinking the subject. That is a question which I don't know answer. They had asked some organization. I don't know whether it's International Maritime Organization, right? ठीक है ना? तो I don't know anything about it. ठीक है? कोई आइडिया नहीं है, बस सुना है कहीं भी न्यूज़ में कुछ सुना है. ठीक है? तो जो फॉर एग्जांपल यूएन का होता है ना, यूएन का लॉज बनाना, ये सब करना, तो यूएन का किसी WTO का कुछ, तो जो वो पॉइंट्स है ना, उनको ना IMO से रिप्लेस करना स्टार्ट करो. ठीक है, उसके जो पॉइंट्स है उसको हल्का वर्डिंग से चेंज करके वो 3 पेज मैंने फिल किए. दिस इज हाउ आई डू इट व्हेन आई डोंट नो आंसर फॉर दैट, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. बिकॉज उस 3 घंटे में जो आपको प्रेशर होगा ना, वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा सोचने का. आपको बस पेज फिल करना है, और ऐसा मत सोचना कि मैं 16-17 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के आऊँगा, मेरी सिलेक्शन होगी. ऐसा नहीं होता है. जो आपके वो 2-3 क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है, आपको उनका भी आंसर लिखना है. एंड दैट इज देयर व्हेन यू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली. जब वो 4-5 आंसर्स लिखोगे ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे टैकल करोगे जिनका आपको आंसर नहीं पता है, फिर क्या, व्हेन यू राइट अ आंसर योरसेल्फ ना, एक बहुत बकवास आंसर, फिर आप उसको टॉपर के आंसर कॉपी, फिर देखोगे अरे ये भी तो यही लिख रहा है. दैट इज हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस, दैट इज हाउ यू डेवलप दैट स्किल विद इन यू, एंड दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने बस, और ये दिमाग से हटा लेना कि मैं आंसर राइटिंग बाद में करूँगा. वो आंसर राइटिंग कभी नहीं होती है. जो होता है ना, मैं पहले पढ़ लूँगा बाद में करूँगा, पहले पढ़ लूँगा बाद. हाँ, सिलेबस कवर नहीं किया है, आंसर लिख रहे हो, दैट इज़ बैड. एटलीस्ट कवर सिलेबस का जितना भी पोर्शन है दैट यू कवर, देन स्टार्ट आंसर राइटिंग इमीडिएटली. ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 बार रिवाइज करूँगा, अच्छे से दिमाग में घुसेगा फिर लिखूँगा. वो आंसर आप कभी नहीं लिखोगे, और फिर जब एग्जाम में आओगे ना, फिर बोलोगे अब अगले साल अच्छे से करके आऊँगा. सर, न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स रहते हैं उनका जो मतलब हम उन आर्टिकल्स को कैसे अपने कंटेंट को बॉर्डर पॉइंट्स बना सकते हैं, प्लस उसको हम कैसे अपने आंसर्स में, मतलब जैसे आपने लिंक किया होगा कि कभी कभार क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी कभार न्यूज़ आर्टिकल से ही आते हैं, तो उनको मतलब में छोटे से बुलेट्स पॉइंट बनाने चाहिए, या आर्टिकल को मतलब कॉपी बना के रखना चाहिए. See, article, see, that's what I told you initially कि you should by heart syllabus. क्योंकि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, अगर आपको आइडिया नहीं है ये किस सिलेबस पॉइंट से रिलेटेड है ना, इट्स ऑफ नो यूज़. ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट दैट कंटेंट वट एवर इज देयर इन द आर्टिकल इन योर आंसर, इफ इट इज रेलिवेंट फॉर योर आंसर. सो व्हेन यू बाय हार्ट अ सिलेबस ना, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो ना इंडिया यूके का, तो आपको इंडिया यूके के कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आप कहीं पे भी नहीं है. आप किसी भी कोचिंग सेंटर को उठा लो, वो कहीं भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. व्हाट आई रेड, मेरे पास एक PDF थी सिलेबस की. व्हेनेवर आई रेड आर्टिकल, उसमें कुछ फॉर एग्जांपल उनका कुछ पॉजिटिव दिखा, कोई एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया जर्मनी ग्रीन ट्रांजिशन पार्टनरशिप है. इसको मैंने, जो आपका GS2 का सिलेबस है ना, वहाँ पे वो एक आता है नोट बनाना आता है PDF में ना, वो एक आई डोंट नो व्हाट, बुकमार्क टाइप बुकमार्क. आई यूज्ड टू राइट कि इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरहुड, दैट इज अ बुलेट पॉइंट राइट इन द सिलेबस. वहाँ पे लिखा इंडिया जर्मनी, वहीं पे बुकमार्क डाल के उनका इंडिया एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन. सो व्हेन आई रिवाइज दैट थिंग ना, दैट गेट्स बाय हार्ट इन मी. कल को इंडिया जर्मनी का कुछ आए ना, वो आर्टिकल का पॉइंट खुद ब खुद मेरे पेपर में आएगा. बिकॉज वो पेपर कटिंग करना, उस पेपर को सजाते रहना, फाइलों पे फाइलें बनाते रहना, वो फाइलें ही बनती है, उनका कुछ नहीं होता है. I would say that there is this structure, different structure in optional answer writing and GS. Contenting उतना है सिर्फ, तो optional का जो structuring answer writing related, what is the structure exactly? See, I'll tell you, optional का structure जो है, it varies. I'll tell you why. Because if you are writing, for example, for anthropology, I'm saying, if you are writing for the physical part, there should be a diagram for that, right? If you write anything and you don't draw a diagram of a, for example, Neanderthal man या Australopithecine ना, वो आपको नहीं मतलब मार्क्स देगा, but it's average marks. Because why do people say कि you should attempt physical वाला part? It is because they give you marks for the diagram part. If it is the socio-cultural part, there you have to write, for example, आपने अगर start किसी anthropologist से कर दिया ना, there you will get more marks. Because they are finding you, मतलब वहाँ पे वो they are seeing कि इसको कितना पता है, how much he has researched on this topic. For example, there is a topic on marriage, or there is a topic on family or kinship. So here the structure varies. For example, you are attempting it for the physical part, there is one structure.
Even if in socio-cultural part you're writing it in paragraph, na, paragraph wise, there it is fine. But for the physical part, writing it in paragraph doesn't work. If you're writing bullet points, na, for example, उसकी cranial capacity, वो upright था, whatever it is. So there you will write the bullet points, or the socio-cultural part you will write in the paragraph. That is the difference. Or for example, you are writing in the what is that, genetic part. Genetic part में you should know कि कौन सी बीमारी है, किस जीन से हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया या कोई डिसऑर्डर आ गया. देयर इज आई मीन यू हैव एंथ्रोपोलॉजी राइट? ओ यू आर, ये तो सिर के ऊपर से जा रहा होगा. I mean, for the anthropology students, I feel they are getting what I'm trying to say, right? So that is how the structure varies. For the PSR part, I'm sorry, I don't know. We have to stick to the intro, body. See, that basic structure is there. Intro, body, conclusion. That will be there for even for optional or GS. That is definitely there. I mean, वो change नहीं होता है. But what you write and how you write, that varies. सर एग्जाम में क्वेश्चन होता है जनरली जो आप लास्ट में रखते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू ओनली गेट 2 or 3 minutes for that question. So from your experience, if you had faced such a situation, आप उस 2-3 मिनट में उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? सर जनरली जो क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होता है ना, जो क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होता है, आई राइट इट इन बिटवीन, क्योंकि मुझे पता है एंड में इतना प्रेशर होगा ना, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा उसमें. सो दैट 2-3 minutes विच यू आर सेइंग, सी दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी. इफ यू डोंट नो मच अबाउट दैट कंटेंट, उस 7 मिनट में अगर आप 3-4 मिनट ही उसको दे रहे हो, बट यू डू इट इन द मिडल वेयर योर माइंड इज वर्किंग. मतलब आफ्टर 1-1.5 hour ना, योर माइंड इज फुल्ली इन टू द पेपर, राइट? बिकॉज इनिशियली यू विल सी योर आंसर्स विल बी वेरी बैड. एक आधा क्वेश्चन गंदा हो जाता है, फिर आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाता है. अगर आपने वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन एंड में लिख दिया ना, you will not write anything in that. So it is better अगर वो 2-3 मिनट दे रहे हैं, that you give in the middle of the paper, not towards the end. Suppose you have a question, आपको आता है वो सवाल, हाँ. बट प्रॉब्लम ये है आपके पास टाइम कम बचा है. So वो जो आप थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, अब आप वो शॉर्ट करके बिल्कुल क्रिस्प. हाँ, this has happened with me. This has happened with me for the GS2 part. GS2 part में I miscalculated the time and I got, मतलब ऐसे 2 रो थे, 10th क्वेश्चन लिखना था, वहाँ से स्टार्ट हो गया वो, और मेरे पास एक क्वेश्चन लिखने को है. आई जस्ट रोट व्हाट इज देयर, नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, नथिंग. जो पूछ रहे हैं उसका आंसर लिख दो, खत्म. 1.5 पेज पे पहुँच गया, 1.5 पेज पे छोड़ दो. I mean, these are the strategies which you should follow when you have time constraint. Generally, you should stick to the time and keep a watch on your time. But कभी कभी हो जाता है. Because I remember उससे पहले एक क्वेश्चन था, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. अब क्या लिखता मैं उसमें, मुझे ही पता था. दैट टुक द टाइम. सर ऐसे का फॉर मी, आई मीन आई हैड एनरोल्ड समवेयर, टू बी वेरी फ्रैंक, फॉर द एसे पार्ट, बिकॉज माई एसे का स्ट्रक्चरिंग वॉज वेरी बैड. सो वट आई इवॉल्व फ्रॉम द टाइम इज, इनिशियली वट हैपेंड, मैं वो जनरल जो क्लीशे एसेज होते थे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, फिर मतलब पहले उसको मतलब समझाओ. व्हाट आई डिड, आई विल टेल यू द डिफरेंस आई मेड इट दिस अटेम्प्ट एंड द प्रीवियस अटेम्प्ट. आई पहले ही वो नॉर्मल वो एक एनेक्डोट वगैरह सब देना है. उसके बाद आई स्ट्रक्चर्ड इट इन अ वे, आई आस्क्ड क्वेश्चंस. What, for example, what is perseverance? For example, there's a essay on perseverance is the best way of life. Like, what is perseverance? Why is it the best way of life? What other qualities a person should have other than perseverance? So what it does ना, it keeps the examiner engaged in your essay. क्योंकि आपने 1.5 घंटे में essay लिखा है और 12-13 पेज का essay लिखा है, तो जब आपको एग्जामिनर को 13 पेजों पे फोकस करवाना है ना, तो आपको उसको इंटरेस्टिंग रखना है उसमें. मतलब आपको रखना है कि मतलब वो क्वेश्चन पढ़े ना, उसको वो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, इसका आंसर कहाँ पे है. उससे जब उसको क्यूरियोसिटी रहेगी ना, नहीं तो वो जनरल स्ट्रक्चर में उसको क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है. 4-5 पेज के बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है. तो व्हेन यू डू दैट क्वेश्चन थिंग पार्ट ना, ही इज फोकस्ड ऑन योर पेपर, फाइंडिंग द solution for your questions which you asked in the start. So in that way you will get much better marks, because I'll tell you in the first part, जब मेरा 2021 का मेंस था, मेरे को 114 या 115 मार्क्स थे. So in the second attempt I got 128 marks. So there is a jump of around 13 to 14 marks and I didn't do anything different. It is just I structured it in a way कि questions पूछना start किया, ताकि वो भी पूरा engaged रहे पेपर में. So that is my strategy for this. बाकी वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो भी मतलब कंटेंट वही है, लेकिन यू हैव टू यूज इट इन अ बेटर वे, ताकि वो थर्डली, फोर्थली, दैट इज ओल्ड गॉन क्वेश्चन. आई मीन यू डू नॉट डू दैट, बिकॉज व्हेन द एग्जाम, वही है ना, फिर वो 13,000 कॉपियों में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन दैट. सो दैट इज हाउ आई डिड इट. क्या हाउ टू
So effective answer writing means when you are getting, I think, 5 marks or 6 marks out of 10. ठीक है? So if you have to write an effective answer, it means you have to practice. And what I said in the start, कि you have to do it for the mains people who are giving mains this time. You have to do it for 3.5 months daily. Daily means you should not, जैसे खाना मिस नहीं होता है ना 9 बजे वाला, वैसे ही वो आंसर राइटिंग मिस नहीं होनी चाहिए. So this, see, I'm saying कि this is a long journey, right? Prelims, mains, interview. See, I'll give you an example. JKPSC has a habit of surprising people. In the main syllabus, for the history, the syllabus is art and architecture, right? Architecture. In the last exam, what they had asked, Chola administration. That is nowhere art and architecture. So what will you do there? There you have the knowledge of the prelims, right? There, I don't remember, they had asked something related to Mughal administration. Mansabdari they had asked, right? That is nowhere art and culture. See, that is where your prelims knowledge will help. That is when you have the content in your mind for the prelims part. ऐसा नहीं आपने prelims पढ़ लिया तो भूल गया. You have to ensure कि वो knowledge भी आपकी JKPSC में कहीं ना कहीं. See, UPSC ऐसे surprise नहीं देता है. UPSC आपको art architecture से ही पूछेगा, culture से ही पूछेगा. वहाँ पे administration का कोई चीज़ नहीं आएगा. But यहाँ पर there came a question. In 2021 there came a question. So you have to ensure कि effective answer writing what you are talking. This develops over the time. मैं आपको बोलूँगा just go write 20 answers, एक पेपर लिख के आओ effective answer writing में, it doesn't happen that way. जब तक आप हर दिन 4 से 5 आंसर effectively analyzing your mistakes, analyzing your shortcomings, आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपका इंट्रोडक्शन गंदा हो रहा है, कंक्लूजन गंदा हो रहा है, आपको पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, brainstorming, you know that brainstorming thing, when you do those 4 questions or 5 questions daily, that brainstorming thing comes into your mind, and over the time it helps you to develop that thought process which will help you in the exam. So for effective answer writing, you have to ensure that you have a long term strategy for you people for a 1 year. I mean, you have still a year. नई नोटिफिकेशन आई क्या? Nothing, right? So still you consider 1 साल है आप लोग के पास. So for this 1 year when you will do, see, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से घर जाके 4-5 क्वेश्चन उठाने लिखने हैं, ठीक है? ऐसा मत करना, फिर बोलना कुछ समझ नहीं आ रहा है. पहले आराम से घर जाइए, सिलेबस देखिए, सिलेबस को बाय हार्ट कीजिए. जो आपका पोर्शन पेंडिंग है, किसी का तो बहुत सारा पोर्शन पेंडिंग होगा, उसको कंप्लीट करके आइए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है, आपके पास 3-3.5, आपके पास यू हैव फुल ईयर यू हैव. सिलेबस को कंप्लीट कीजिए. कोई भी पोर्शन पेंडिंग है, एथिक्स का पेंडिंग है, ऑप्शनल का पेंडिंग है, उसको फिनिश करो. उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करो. बट रिमेंबर वन थिंग, वंस यू फिनिश योर सिलेबस पोर्शन ना, स्टार्ट द आंसर राइटिंग. डोंट कीप दैट थिंग इन माइंड कि 2-3 बारी रिवाइज करूंगा फिर बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा, 5-6 बारी करूंगा तो एकदम ज़बरदस्त लिखूंगा. वो ज़बरदस्त आंसर कभी पेपर पे नहीं आने वाला. सो फिनिश द सिलेबस, देन स्टार्ट आंसर राइटिंग इमीडिएटली आफ्टर दैट. टिल द टाइम आपके 3 महीने प्रीलिम्स के बचते हैं, क्योंकि फिर 2-3 महीने प्रीलिम्स के हो जाते हैं. इवन इन दोज 2-3 months ऑफ द प्रीलिम्स, आई टेल यू, इफ़ यू, मतलब जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इवन इन दोज 2-3 months जो प्रीलिम्स के पहले के होते हैं ना, एटलीस्ट हैव 1 hour फॉर ऑप्शनल. हल्का सा ना वो नज़र मार के ऑप्शनल को ना. मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम से कल प्रीलिम्स है आज शाम को ऑप्शनल पढ़ रहे हो, नो, डोंट डू दैट. आई एम सेइंग एटलीस्ट 2 months, 1 month बिफोर द प्रीलिम्स पार्ट 1 घंटा ऑप्शनल को पढ़ो, आराम से ऑप्शनल देखा करो 1 घंटे के लिए. बाकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, बाकी जो आपने 7-8 महीने आंसर राइटिंग की होगी ना, यू विल नॉट फील इट नाउ. Once your prelims gets qualified and you are there for the mains part, जब आप वो 20 आंसर लिखना स्टार्ट करोगे ना, there you will feel a difference कि यार मेरे आंसर कितने अच्छे हो गए. So this is the strategy for your answer. सर करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी है? So current affairs मेरा, to be very precise, मेंस के लिए I have relied mostly on the vision. मेंस का 365 ना, नहीं 365, मेंस का 365. एंड फॉर द प्रीलिम्स पार्ट सुनिया का आता था, वो जो इस बारी जो शैटर हो गया सारा, बिकॉज इस बारी का यूपीएससी प्रीलिम्स वो टोटली आउट ऑफ द सुनिया. लास्ट ईयर का था. सो इवन आई एम सेइंग दिस ईयर आई ऑल्सो रिलाइड ऑन सुनिया, बट नथिंग केम आउट ऑफ दैट सुनिया. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. फॉर द मेंस पार्ट मोस्टली मेरा 365 विजन का रहता था. एंड डेली जो आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या किसी वेबसाइट से कोई वो आते हैं ना, वो जिस्ट आते हैं आर्टिकल्स के, यू आर राइटिंग दैट डाउन ऑन द सिलेबस पॉइंट. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस. सी एसे का आई टोल्ड यू, राइट? एसे का आई टोल्ड यू, ये देखो, एसे का आपका एनेक्डोट है, ठीक है? तो एनेक्डोट की कलेक्शन जनरली अच्छी रहती है,
क्योंकि वहाँ पर एनेक्डोट जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। उस प्रेशर में जब आप फिलोसफिकल एसेज सामने देखते हो ना, तो एनेक्डोट नहीं जनरेट हो पाता। तो एनेक्डोट की वहाँ पर एनेक्डोट की लिस्ट जनरेट करने से बेहतर है यू हैव द टॉपर के बहुत सारे एनेक्डोट्स आपको मिलेंगे बहुत सारी टेलीग्राम चैनल्स पे। उनको इफ़ यू आर कलेक्टिंग दोज एनेक्डोट्स यू हैव टू इंश्योर कि यू आर प्रैक्टिसिंग दैम। ऐसे का डजंट मीन कि यू हैव टू प्रैक्टिस द एंटायर ऐसे एट वंस। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठाया ऐसे का यूपीएससी का, प्रैक्टिस द एनेक्डोट स्टार्टिंग वाला। इस ऐसे में जो मेरे एनेक्डोट्स है ना उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। एनेक्डोट का प्रैक्टिस हो गया, देन द बॉडी पार्ट। इस ऐसे का फॉर एग्जाम्पल all those wanderer who have not lost, this was the essay topic in this year, ठीक है। here you can like question answer format, like I told you that you can practice for yourself। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि देयर इज नो वन कि जो आपको असिस्ट करे या गाइड करे, उस केस में भी टॉपर्स के आंसर कॉपीज आर द बेस्ट गाइड फॉर यू। बिकॉज सी यू हैव टू, मतलब ये चीज़ आपको समझनी है। जो उन्होंने उस पेपर पे लिखा है ना, जब वो 10 सितंबर को वो पेपर लिख रहे हैं, 15 सितंबर को उनका अपना एग्ज़ाम है, तो जो 10 सितंबर के पेपर में लिख रहा है ना वही वो 15 सितंबर एग्ज़ाम में लिख के आ रहा है। और उसी 15 सितंबर के एग्ज़ाम में उसको 130-140 ऐसे में मिलते हैं। तो इट मीन्स व्हाट ही इज़ राइटिंग हेयर इट इज़ वर्किंग हेयर, दे आर गिविंग मार्क्स फॉर दैट थिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट गाइड फॉर यू। एंड फॉर द एथिक्स पार्ट, सी एथिक्स पार्ट में जनरली सिलेबस तो यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट। एंड यू हैव टू इंश्योर व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर, कोई भी आंसर है, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज़, कि जो आपकी वो टर्म्स है ना एथिक्स की, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, फलाना ढिमकाना, ये सब आपके पेपर में आना चाहिए एक तरीके से, दूसरे तरीके से, फिर कोई एक आधी एग्जाम्पल डाल दी बीच में कहीं पे। और वहाँ पर रिमेंबर वन थिंग इन द एथिक्स पार्ट स्पेशली, डोंट राइट इट इन बुलेट पॉइंट्स, because writing ethics in bullet points is not, it's not a good suggestion to write it in bullet point. So what I did, I mostly wrote it in the paragraph point. So वहाँ पर ensure कि paragraph में हो और आपकी ethics की terms हो, और जो example generally देखो वहाँ पे भी आपको see what these toppers do ना, they make a life easy because they have a lot of content. The only problem is हमने किसी टॉपर के कंटेंट या मतलब उसके मटेरियल को उठाया ना, हमने एक बार ही पढ़ा, फिर हमें अपना आप उससे भी टॉपर लगता है, हम उसको उठा के किसी दूसरे टॉपर पे चले जाते हैं। इफ़ यू स्टिक टू वन थिंग, एक टॉपर के मटेरियल पे जाओगे ना, उसकी एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करोगे और उसी को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, देन दैट थिंग गेट्स बाय हार्टेड बाय यू। टुमारो इफ़ यू राइट एनी आंसर ना, दैट थिंग विल कम इन योर पेपर। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि यहाँ पर एक के नोट पढ़े साइड, दूसरे के नोट पढ़े साइड, तीसरे के नोट पढ़े, और एग्जाम में किसी एक का भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जितना भी कंटेंट रखो, कीप इट मिनिमम, एनेक्डोट हो, एग्जाम्पल्स हो, ऐसे हो, डेटा हो, एंड मेक नोट्स वट एवर यू डू, बट इंश्योर कि कल को जब आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम आपके पास है ना, यू आर एबल टू रिवाइज दोज थिंग्स। सी आई विल टेल यू व्हाट, ये 3-3.5 महीने ना आपके पास, सो इट मीन्स अराउंड 110 डेज। तो जनरली द स्ट्रैटेजी शुड बी, फॉर एग्जाम्पल किसी का GS3 कंप्लीट नहीं है, किसी का GS4 कंप्लीट नहीं है, किसी का ऑप्शनल है, बहुत सारे बच्चों को तो ऑप्शन अब डिसाइड करना है, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शन अब डिसाइड करना है। सो आई मीन लॉट ऑफ वैरायटी विल बी है, ठीक है। तो वट एवर इट इज़, इंश्योर कि आपकी जो 3.5 महीने हैं ना, इसमें से 2.5 महीने आपने वो करो, क्योंकि जो आपने 2.5 महीने पढ़ा है ना, अगर आप वो 1 महीने में रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, इट इज़ ऑफ नो यूज़। बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ़ यू डोंट रिवाइज दैट थिंग ना, दैट थिंग विल नेवर कम ऑन द पेपर। आप कुछ भी कर लो, वो चीज़ कभी पेपर पे नहीं आने वाली। आपने अगर वो चीज़ जो आपने 2.5 महीने में पढ़ी है ना, GS3 है, GS2 है, इफ़ यू डोंट रिवाइज इट, इट विल नॉट कम ऑन द पेपर। सो इंश्योर कि वट एवर यू आर स्टडिंग, और आप मतलब मुझे भूल जाता है, यू पीपल आर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, राइट। यू पीपल हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिस टाइम। अभी आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे, फिर आप देखोगे कोई आपके साइड में होगा जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, फिर वो मेंस के लिए पढ़ रहा होगा, तो आप लोगों को वो फीलिंग आ जाएगी अंदर से, यार मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब मैं भी मेंस दे पाता, देख इसके पास मेंस की अपॉर्चुनिटी है। बट बिलीव मी, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस टाइम टू हॉन योर स्किल्स। जो भी आपकी कमियां हैं ना, आपकी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, आपकी किसी कंटेंट में प्रॉब्लम है, आपको किसी से कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट दिस टाइम। क्या होता है ना, आप लोग ये टाइम वेस्ट करोगे, प्रीलिम्स के 2-3 महीने आएंगे, आप लोग किताबें ढूंढना फिर से स्टार्ट करोगे, प्रीलिम्स पढ़ोगे, प्रीलिम्स गलती से क्वालिफाई हो गया, और फिर जो उसके बाद आपके ऊपर मुसीबत पड़ आएगी ना, वो मुझे ही पता है। मेरा पहला UPSC मीन्स ऐसा ही था। जब मैंने पहला UPSC मीन्स दिया, आई लकीली क्वालिफाइड, and that 2 months of November and December, those were hell for me. I used to sleep at 12,
गेट अप बाय 4, पढ़ना है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर स्टडी, क्या पढूं, ये पढूं, वो पढूं, 4 किताबें सामने खुली, थोड़ा थोड़ा समय से पढ़ रहा हूँ. So this is what happens. That's why I'm telling you people, you have 1 year left in your preparation. Don't waste this time. Don't waste it in the sense कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी प्रीलिम, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन आएगी, फिर हम फॉर्म भरेंगे, फिर प्रीलिम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास मेंस का टाइम मिलेगा, नहीं मिलता है टाइम. सो इंश्योर कि आप जितना भी आपका ये टाइम है, यूटिलाइज इट वेल. और बोलिए. So those who are going to enter this year's UPSC prelims, what should be approach from right now? मतलब मेंस के लिए कब तक पढ़ना है और प्रीलिम्स के लिए कब तक पढ़ना है? See, prelims mostly, I think ending of May है ना. So generally, I mean, for my strategy, 2.5 months should be enough for the prelims. 2.5, 3 months. ठीक है. If you have studied it before, I'm not saying, I mean, मोटा portion cover हो चुका है. So 2.5 months before prelims should be your strategy. जब आप prelims फिर से start करोगे, till that point of time, you have to study your means, whether it's optional or your GS, whatever it is, with answer writing. Even if you are not, even if during this time you haven't completed your 20 question वाला ना, वो full length नहीं दिया, it is fine, don't worry about that. But ensure कि आप daily answer writing कर रहे हो. अब क्या क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, because someday you might not be able to do answer writing. It's fine, एक दिन छूटने से कुछ नहीं होने वाला. But ऐसा मत करना, मतलब वो procrastination हो जाता है. कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, वो कल कभी नहीं आता है. So ensure कि आप full answer writing करोगे. इंश्योर करो आपका कंटेंट एनरिच हो, आपके जितने भी टॉपर्स से आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, दैट इज़ ऑन वन प्लेस, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज दैट थिंग. बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट थिंग विल नेवर कम ऑन पेपर. बी वेरी अश्योर्ड विद दैट. वो कभी पेपर पे नहीं आने वाला, क्योंकि मतलब दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज आई हैव गिवन 3 UPSC मेंस, एंड इन द 3 मेंस आई हैव सीन, अगर वो आपके, वो बोलते हैं ना, वो टिप ऑफ द टंग पे नहीं है, उस प्रेशर में वो कभी नहीं आने वाला. There's always a chaos in your mind कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्या हम सही, हमारा जो कंटेंट है वो सही है, नहीं है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमी के रिलेटेड या हिस्ट्री के रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा, फिर आप क्या देखते हैं, VYQs में आप देखते हैं कि नहीं, इससे तो बहुत बाहर पूछा गया है, तो फिर वो डाउट आ जाता है कि जो जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है इतना काफ़ी है या फिर इससे ज़्यादा चाहिए होगा. तो उसके लिए किस तरीके से हम सी, अगर आपको किसी भी टॉपिक का मतलब पढ़ना है, फिर आर्ट एंड कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. सो देयर विल बी सर्टन थीम्स जो रिपीट हो रही है, ठीक है. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन रिपीट होती है, या वो बुद्धा का आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है, वो उनका स्टैचूज कुछ है, तो दैट इज़ रिपीटेड. सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग दैट थिंग, यू हैव टू इंश्योर कि वो टॉपिक आपसे कभी मिस नहीं हो जाएंगे. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, UPSC विल रिपीट सम क्वेश्चन, सम वे इट विल रिपीट इट आउट, ठीक है. सो यू हैव टू इंश्योर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, यू एनालाइज दोज कि किस किस पार्ट से आ रहा है. सी, आई एम नॉट सेइंग लाइक फॉर एग्जांपल दे हैवंट आस्क्ड जनरली अ क्वेश्चन ऑन मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट यू हैव इनफ नॉलेज फ्रॉम योर प्रीलिम्स पार्ट जो आपको वो आंसर देने को है, ठीक है. सो इंश्योर कि जब आप किसी भी सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, किसी भी पॉइंट को पढ़ रहे हो, किसी भी मटीरियल से पढ़ रहे हो, यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, यू दोज पार्ट्स आर अलाइंड विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो भी उसमें पूछ रहे हैं कि उसी के अलाइंड आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल, हंगर एंड पॉवर्टी इज देयर, राइट. दे हैवंट आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 4-5 years, ठीक है. दैट डजंट मीन यू विल नॉट स्टडी इट, बिकॉज UPSC इज अ हैबिट ऑफ गिविंग सरप्राइजेस समवेयर डाउन. सो इंश्योर कि इवन इफ यू आर रीडिंग हंगर एंड पॉवर्टी, सी दे हैव आस्क्ड पॉवर्टी लाइन, वो कोई कमिटी है ना, कोई रंगराजन कमिटी समथिंग दे हैव, एंड यू हैव टू इंश्योर कि वो वाली चीज़ें सारी कवर हो इफ़ यू आर रीडिंग हंगर एंड पॉवर्टी का टॉपिक है. सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर सिलेबस. इंश्योर कि जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहे हैं, जो ट्रेंड है कि किस एरिया से पूछ रहे हैं, इंश्योर कि जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें भी वो ट्रेंड्स एनालाइज करो और उसी के लाइन में आप अपनी पढ़ाई करो. तो कभी ऐसा होता है कि आप फॉलो कर रहे हैं किसी चैनल को या एज किसी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप रिलाई करते हैं कि हाँ ठीक है, जो ये मुझे पढ़ा रहे हैं इसी के अराउंड सारी चीज़ें, ऐसा. सी यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी टीचर फॉर द कंटेंट पार्ट, ठीक है. आई विल से फॉर एग्जांपल तहलील सर इज देयर टू गाइड यू, ठीक है. ही कैन नॉट मेक यू रीड एवरीथिंग, ही ऑल्सो हैज हिज लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ही विल मेक यू स्टडी, ठीक है. सो सी, UPSC journey is not like you will rely on a person. Here you have to make an effort yourself. मतलब आपको तहलील सर प्लेट में ला के नहीं देंगे, बेटा ये रही आपकी सिलेक्शन, ये ले लो और निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है. सी, जब भी मतलब whenever it's सिलेक्शन की बात आती है ना, इट इज़ द हार्ड
मतलब हार्ड आज यू हैव पुटिंग एफर्ट, हार्ड एफर्ट जो आपने पुट किया होता है ना अपनी प्रोसेस में, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू, दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू इन योर सिलेक्शन. तो ऐसे बोलना किसी टीचर ने मुझे ये कंटेंट पढ़ाया एग्जाम में मुझे ये पूछ लिया, ये क्या बात हुई, ऐसा मतलब यू कैन नॉट क्लेम दिस इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. बिकॉज 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, 900 950 बच्चे निकलते हैं. तो जब 900 950 में सिलेक्ट होना है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को कोचिंग सेंटर पे इतना ही पढ़ाया था कि इससे बाहर आ गए. वहाँ पे आपको अपना एफर्ट पुट करना है. डोंट रिलाई कि मतलब मुझे इसने इतना ही कंटेंट पढ़ाया तो इसी से आएगा. डोंट डू दैट. दैट इज़ वेयर इज़ लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, दोज एनालिसिस योर सेल्फ विल हेल्प यू. Since UPSC has changed the prelims pattern of 2023 and the elimination technique is gone, how do we approach such questions in future? See, elimination technique is no more viable, right? Elimination technique has eliminated some lot of people. Okay? So that, I mean, that is how UPSC evolves, right? Because they will make sure they are one step ahead of whatever there is in the market. Because वो सर ने बोला ना वो कोचिंग माफिया, they want to destroy that coaching mafia. So they will come out with things जो even which you are not expecting will happen in the paper. Like इस टाइम पे statement 1, statement 2 question type थे, या वो only 1, only 2, only 3. ठीक है. So वहाँ पर you have to ensure your bases are covered. Bases in the sense जो basic होता है ना, your modern history, ancient, medieval, environment, polity, that basic thing is covered. मतलब वहाँ पे you should not have any gap left, because what happens अगर 100 questions है ना, at least 30 questions will be there जो आपकी direct knowledge से आपको solve होंगे. ठीक है. I'm not saying elimination से solve होंगे, elimination is gone. आपकी बेसिक नॉलेज से वो सॉल्व है. बिकॉज स्टिल वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ऐसी वेग होगी ना जो आपको पता है ये गलत है. ठीक है. तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. डोंट वरी, मतलब ऐसे नहीं है कि एलिमिनेशन खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया. सो बेसिक नॉलेज आपकी है. बाकी एक करंट अफेयर सोर्स, कोई भी करंट अफेयर सोर्स, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनी वन पर्टिकुलर, लाइक आई सेड सुनिया, यू कैन रिलाई ऑन इनसाइट्स, विजन, वट एवर इट इज, रिलाई ऑन दैट. बाकी अल्लाह ताला का साथ है. बिकॉज सी यूपीएससी का प्रीलिम्स, आई विल टेल यू, it is 60% of your selection in the hall depends upon your mindset. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पेपर देखते हो ना तो you crack under pressure, और when you crack under pressure ना you will make easy questions गलत कर मार्क करके आओगे. तो 60% of your selection is कि आप कितना काम रहोगे, कंपोज रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज सी आज जो इस टाइम का पेपर था ना, इवन इफ अ पर्सन इज इन हिज 6th year of attempt and the person in the 1st year of attempt, it is same. There is no difference for anyone. That is how UPSC is a play level field. मतलब play field, level field होता है ना, level field डालता है सबके लिए. और उस point of time पे if you have to do your selection, you have to ensure that for the 60%, मतलब 60% of your selection is कि calmness वहाँ पे रहे कि जितना मेरा basic है, जितना मैंने knowledge, मतलब जितनी मैंने पढ़ाई की है 2-2.5 महीने, उससे मैं ये पेपर solve करूँगा. Because you see, I think 2016 में the cutoff was around 116. Now the cutoff is around 85. 85 means around how many? 43-44 questions. Out of 100, they are asking you to only correct 44 questions. मतलब 56 तो आप छोड़ ही दो, उनको अटेम्प्ट ही मत करो, 44 करो. उसका ये मतलब होता है अगर आप 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आओगे ना, आई एम नॉट सेइंग 60 करने होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. अगर आप 60 ठीक कर भी आओगे ना, उसमें से 53 आपके ठीक होंगे, यू आर सिलेक्टेड. So that is how UPSC is evolving with time. So strategy for the prelims is कि आपको जो basics है वो cover होने चाहिए. और बाकी I'm not saying like previous year questions that have to be practiced. मतलब आपके previous year questions should not be like कि क्योंकि इस बारी भी क्या हो गया ना, इस बारी previous year questions उतने ज़्यादा आए ही नहीं है. ठीक है. So but that is what UPSC is there for ना. They will make sure कि next year वो elimination फिर से वापस आएगा. So make sure कि आपका previous year questions का भी practice हो. सीसैट का पेपर कैसे आपने अप्रोच किया इस बार? Sir, CSAT का to be very precise, CSAT was difficult this year. Because I'll tell you, generally क्या होता था, I used to solve 40-45 minutes में मेरा अपना English का passage, and for 1 hour 15 minutes में मेरा maths का. So this year I solved in 30 minutes passage का part. So I was like इस बारी maths को मैं उड़ा दूंगा. लेकिन फिर जब maths part पे आया, half an hour went by, questions were not getting solved. So what my strategy, see this is a new thing in paper. ठीक है. अब मेरे को कोई टीचर नहीं आएगा गाइड करने क्या करना है यहाँ पे. दिस इज हाउ यू इवॉल्व ओवर ईयर्स व्हेन यू प्रैक्टिस ना. सो मैंने
पिक एंड चूज़ करना स्टार्ट किया। मतलब पेपर में देख रहा था ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है, किया सॉल्व। तो मतलब मेरा इतना बना कि मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मार के 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मार के आया, ताकि इंश्योर हो कि मैं जो कट ऑफ के ऊपर चला जाऊँ। अब क्या होता है ना, कभी कभी हमें ना वो जिद पे आ जाए, इज्जत पे आ जाती है, ये मैथ का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, और उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी सिलेक्शन गवा देते हैं। सो व्हाट आई डिड, चेरी पिक करना क्वेश्चंस को। और फॉर द प्रैक्टिस पार्ट आई मोस्टली रिलाइड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। मतलब 2013 से लेके 2020-21 तक जितने भी थे, आई मतलब not me, actually मेरा friend भी था हुज़ैफ, so we used to practice, and that was the only part, मतलब CSAT how we practiced. हाँ, see the syllabus is same, right? And luckily for us what happened, हमारा एक के बाद एक हो रहा था। अक्टूबर को हमारा यूपीएससी हुआ, 10 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को केएस का प्रीलिम्स हुआ, फिर जनवरी में यूपीएससी का मेंस हुआ, फिर अप्रैल में केएस का मेंस हुआ, फिर केएस का इंटरव्यू हुआ, यूपीएससी का इंटरव्यू। सो फॉर मी, आई मीन लकीली फॉर अस इट वाज लाइक कि हमारा सिंक में चल रहा था, जनरली विच डजंट हैपन, क्योंकि किसी का मेंस आ जाता है, किसी का प्रीलिम्स होता है, बट माशाल्लाह हमारे लिए वो काम कर गया, हमारा सिंक में सब चल रहा था, थैंक्स टू द जेकेपीएससी। गोल क्या सेट करना चाहिए? इज इट यूपीएससी और इज इट केएस? सी इट शुड नॉट बी लाइक, सी मतलब मेरे हिसाब से गोल सेटिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू हैव ड्रीम्ड, सी जनरली ड्रीम इज टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, राइट? दिस इज द जनरल ड्रीम ऑफ एवरीवन, ठीक है? अब कोई मुझे बोलेगा रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बनना है, कुछ बनना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है? तो एंड द बेस्ट पार्ट इज द सिलेबस इज सेम, बिकॉज वॉट वी हैव सीन, इफ़ यू गो टू डिफरेंट स्टेट्स ना, स्टेट पीएससीज, वहाँ पर डिफरेंट सिलेबस हो जाता है, लैंग्वेज पेपर होता है, किसी में इथिक्स नहीं होता, किसी में ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ना बेस्ट पार्ट इज योर यूपीएससी एंड योर जेकेपीएससी सिलेबस इज सेम। सो इफ यू आर रीडिंग फॉर वन थिंग, योर other thing is getting covered, and your answer writing is same, everything is same. So definitely your dream should be UPSC, and you should, I mean, like Tahlil sir said na, unless your attempts are over or you are overage, you should not leave that thing, because well, you have dreamt of becoming a IAS officer, that should be continuously your dream, and you should pursue that. किसमें? See, conclusion, I am telling you, it should be optimistic. Optimistic in the sense, like that guy asked a question on GST, na? GST has ushered in a new era, one tax, one nation, one whatever it is. So it shows your optimism कि you are indirectly you have to support the government on everything. So your optimism should reflect the line of the government. So wherever the optimism is, it should be with line with the government. That you should not be like, there are questions, like for example there is a question on some scheme which has a negative, मतलब कुछ बहुत सारे negatives है, तो वहाँ पे आप लिखोगे even though it has negatives, certain changes should be brought in to make it better. तो वहाँ पर भी आपको एक optimism दिखा रहा है, even though you are criticizing it, but you have optimistic कि ये scheme आगे कुछ changes के साथ काम करके better work करेगी. So optimism should be there. So vocabulary questions में answers हो, comma डालना, spelling ठीक हो, grammar mistake ना हो, is it worth it? Yeah. Sir, I haven't focused on that comma spelling mistake all that. हो जाती है, spelling mistakes are quite common, but you should not focus much on that. Generally there are people who have, मतलब I have seen people who generally, मतलब कुछ लोगों, not generally, sorry, कुछ लोगों में ना गंदी हैंड राइटिंग होती है, तो उसमें वो टेंशन हो जाती है कि एग्जामिनर को समझ आएगा नहीं आएगा। तो डोंट वरी दैट मच अबाउट द हैंड राइटिंग, इफ़ इट इज़ लेजिबल ना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा समझ आ रहा है, इट इज़ फाइन। मतलब आपको कैलीग्राफिस्ट नहीं बनना है, आपको कुछ बहुत अच्छे से नहीं लिखना है, बस उसको समझ आ जाना चाहिए। तो डोंट वरी मच अबाउट योर हैंड राइटिंग। So UPSC का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई मीन दीज आर फ्रेशर्स, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस. It was good. See, the difference between the UPSC and the JKPSC का interview, I'll tell you. UPSC was more about the opinion based. मतलब they were checking my leanings mean which side I was on, to be very sincere. And JKPSC का, it was much more on the factual part, because they asked a lot of facts on anthropology. There is some member, I will not name the member, but he's a famous member who has a book where he will ask you fact-based questions.
ठीक है. So this is the experience of the JKPSC part. And for the UPSC part, it is generally, I mean, they will ask the opinion based question where they will check what is your opinion, how optimistic you are with respect to things, how you will get certain, they will give you a situation where they will ask you for the solution. So they will check how much critical thinking you have in that short span of time. Okay, so that is the difference between the two interviews. I mean, I could elaborate it much more, but inshallah, to qualify for the interview, I'll come once again and guide you for the interview part. So how many questions should we attempt for prelims, incoming prelims? Because it mostly depends UPSC. on UPSC, yes. It mostly depends on the accuracy of questions that we attempt. So what is the safer side? See, for the safer side, UPSC ka at least 85 questions you should attempt if you have a safe chance of selection. क्योंकि क्या होता है ना, if you attempt 60 या 65 questions ना, तो वहाँ पर अगर आपका हल्का सा इधर उधर हो गया ना, you will get eliminated. मतलब that I have seen, because I'll tell you 2021 में मैंने give my first attempt for the prelims. I attempted 65 attempted, I got 85 marks, and the cutoff was 92 or 93. That's a 2020 का part है, 2020 का part है. So that time I didn't knew much about it. So after that, what I मतलब वही ना, वही toppers की strategy वगैरह. So my safe attempt was 83 to 85 questions, 82, 83, 85 questions. So I mean, that is the safe what you can. And for the JKPSC part, even though what was the cutoff this year? So here you can attempt a little less. I mean, even if you attempt 70 questions, that is much safer. जैसे आपने बोला ना कि कोचिंग सेंटर में हम पढ़ के आए हैं, फिर हमें काम करने लगा, दैट मीन्स कि सेल्फ स्टडी करनी हर जगह. See, I'll tell you. मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट Okay. देखो हम 20 टाइम या हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, कंटेंट तो सबको सेम मिलता है, बट द थिंग इज कि अगर हमें अब देना है, मतलब मेंस के लिए फ्री हो गया, मेंस के लिए हम अपने आंसर्स को अपने साइड के फ्रेंड के आंसर से डिफरेंट कैसे बनाएं, क्योंकि कंटेंट तो सेम मिल रहा है, वी आर टेकिंग द सेम लेक्चर. तो हम कैसे अपनी शीट निकालें कि हम इससे थोड़ा सा आगे चल पाए, क्योंकि आपको किससे कंपटीशन है इससे? मेरा मतलब है कम से कम अगर हमें आपको मैं हूँ कि मेरे फ्रेंड से अगर मैं पहले अपने फ्रेंड से बेहतर करूँगी, तभी मैं आगे कॉम्पिटिटर से बेहतर कर पाऊँगी. See, I'll tell you, in this journey, I mean, since you are a young girl, right? I am advising you. Your friend, जो आपका friend होता है ना, even though you are in the competition, it is not about elimination. Don't think in a sense कि उससे अच्छा होगा तभी ये होगा. You are helping out each other, ठीक है? आप उसके आंसर से 2 पॉइंट्स देख रहे हो, वो आपके आंसर से 2 पॉइंट्स देख रही है. अगर आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हो ना, अच्छे से शेयर इट विद देम. डोंट मेक इट अ कॉम्पिटिशन कि वो ना वो गला पकड़ के उसको खींचूंगी और खुद सिलेक्ट हो जाऊंगी. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज जर्नी इज लॉन्ग. इट इज़ नॉट 1 स्टेप एग्जाम, 3 स्टेप का एग्जाम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यू क्वालिफाई प्रीलिम्स, योर फ्रेंड डजंट क्वालिफाई, यू विल ड्रॉप इन द इंटरव्यू, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता बोलो. सो यू आर द सेम लाइक हिम, राइट? So it is a long journey. You have to make friends. You don't have to make enemies. Because generally what happens in this ना, एक point of time के बाद वो दिमाग में आ जाता है, ये कंटेंट मेरे पास है, मैं उससे शेयर नहीं करूँगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये कंटेंट हज़ारों के पास होगा, आप कोई स्पेशल नहीं हो. अब आप बोल रहे हो कि जो आपके फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग सेंटर आते हो. सी, आई विल टेल यू द रोल ऑफ द कोचिंग सेंटर इन दिस. लाइक तहलील सर इज देयर, अदर टीचर्स आर देयर, राइट? दे आर योर गाइड्स इन द सेंस, अगर आप इनको किसी चीज़ को बोलोगे ना, सर ये कहाँ से पढ़े, दे विल गाइड यू ऑन दैट. सर ये आंसर अच्छा है, दे विल गाइड यू ऑन दैट, ठीक है? सो दिस इज हाउ दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट. सी, आई विल टेल यू, मोर देन योर एकेडमिक सपोर्ट ना, देर इज ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड. बिकॉज 2-3 साल बाद ना एक ब्रेक डाउन हो जाता है. एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब आप बोलोगे बस अब मैं क्या कर रही हूँ ना, प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस एक बार प्रीलिम्स गलती से हो गया था, मेंस में फेल हो गई, अब फिर से प्रीलिम्स देना है. So this is what happens. Though here they can act as an emotional support for you because they have seen candidates over the years. They have, when I came last year towards Tahleel sir, ये मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं ब्लैंक हो जाता था, मेरे को कुछ नहीं पता थी क्या आंसर देना है. So there sir has helped me. That is why I'm saying the coaching center teachers जो भी हैं, they will help you and guide you over the different phases of this exam. So go to them, make your answers check from them. टॉक टू देम, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इनके पास आओ. मतलब ये देखो, यू नो द प्रॉब्लम, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम. ऐसे शर्म है भरे ही वहाँ पूछते ही नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स. दिस इज द डिफरेंस आई फील देयर इज बिटवीन द
not Jammu Kashmir, Kashmir के students and outside. If I go for a seminar in Delhi ना, they will butcher me. They will butcher me in the front row students है ना, they will butcher me so कि पीछे वालों के time भी नहीं आएगा. So that is why I'm saying you ask questions to your teachers. आप उनसे help लो. सर यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, इसके लिए क्या content करूँ? सर मेरी आंसर राइटिंग यहाँ नहीं हो रही है. सर मेरे को लग रहा है मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगी. सर इसके लिए ये करूँगी. सर what is good? Because they have seen the student, they have seen what is working. There they can guide you. That is how the coaching center plays a role. Remember one thing, don't rely कि जो आपको कोचिंग सेंटर पढ़ाएगा वो that is 100%. कोई भी कोचिंग सेंटर cannot claim कि they will make you 100%. ठीक है? For that, that is why I said to that person, ना you have to make an effort for yourself. You have to put in those hard work, hard hours. जब आप frustrate हो जाओगे, mentally खत्म हो जाओगे एक point of time पे, आंसर राइटिंग करके, कंटेंट जमा कर करके कि मैं क्या कर रही हूँ. But that is the point we are improving. आपको वो उस पॉइंट पे समझ नहीं आएगा. You will get it down the years. When you will get qualified, then you will look back in the journey and be like, this is where I had made an effort. So, did you have a strategy as to after how long we need to revise the subject? कि भूल में जाएगा, time frame कुछ होगा? See, generally क्या होता था ना, I'll tell you most for the prelims and mains के बीच में. Prelims and mains के बीच में आपका May ending mean June, July, August 3 महीने आपको मिलते हैं. Because at the end 15 days is of nothing. There you have to revise only. For this part, I used to divide a day, 50% for the optional, 50% for the GS. 50-50 हो गया. Then optional की किसी के साथ 2-3 आंसर्स लिख लिए, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा आंसर्स में लिखता नहीं, और ऑप्शनल में 20-20 नंबर का है तो 5-5 आंसर लिखना किसी काम का नहीं, 2-3 इज फाइन. For the GS part, 4-5 answers daily. So this we used to on a daily basis. और जैसे ही कोई कंटेंट मतलब GS3 खत्म हो गया ना, गिव अ फुल लेंथ टेस्ट फॉर दैट. बट जनरली फुल लेंथ टेस्ट हमने उतने दिए नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज. दैट इज आई एम सेइंग ना कि डेली आंसर राइटिंग हेल्प्स. तो जनरली टारगेट ये रहता था, वंस यू फिनिश अ कंपोनेंट, GS3 का कंपोनेंट सारा कंप्लीट हो गया, गिव अ फुल लेंथ टेस्ट फॉर दैट. दिस वी यूज्ड टू डू टिल द टाइम 20-25 दिन एग्जाम को बचते थे. 20-25 दिन के बाद टेस्ट वगैरह सब बंद, देन स्टार्ट रिवाइजिंग. एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स फॉर ईच कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट. सर जो इनिशियल आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, एट द वेरी बिगिनिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन कंपोनेंट हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहिए, इन द मीनवाइल जब हमारा कंपोनेंट चल रहा होता है तो हमें तब स्टार्ट करना चाहिए? सी अगर लाइक GS3 का है, एग्रीकल्चर का कंपोनेंट खत्म कर दिया GS3 में, सो दैट टॉपिक इज फिनिश्ड ऑन योर पार्ट. नाउ राइट द आंसर फॉर दैट. दैट्स इट. एंड फॉर लाइक आई सेड ना, टॉपर्स की आंसर कॉपी, उनसे क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या क्वेश्चन लिखा है. पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको उठ के आंसर लिखना है. पहले वो देखो वो क्या, इस जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या लिखा है इसने. 2 पेज पे आंसर लिखा, अच्छा ये पॉइंट ये नेगेटिव है, फिर बंद करो, उसी क्वेश्चन का आप खुद आंसर लिखो. डू इट फॉर अ 1 week. आफ्टर दैट look at different questions, whatever the component you have, then you start writing answers. This is the strategy. तो वही सब्जेक्ट अभी मतलब इस ग्रिप नहीं आ रही है उस पे, एंड इट लुक्स लाइक कि अगर मैं एग्जाम में बैठा तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा. तो अभी ये रियलाइज कब होना चाहिए इंसान को कि मैं See, realization is part of the person. ठीक है, it can happen 1 day before the exam or 1 year. सी ये होता है ना कि जो आपके दिमाग में है, मैंने ये कंपोनेंट कवर नहीं किया है, ये वाला नहीं किया है. आई हैव फ्रेंड्स हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स जिन्होंने एंशिएंट मिडिवल को टच भी नहीं किया है. ठीक है, सो डोंट थिंक कि मैंने ये कंपोनेंट कवर नहीं किया है, वो कंपोनेंट कवर नहीं किया है. इफ़ यू हैव गिवन, मतलब वही होता है ना, इफ़ यू हैव गिवन योर हार्ड आवर्स फॉर दोज 3 months ना, या तो ऐसी बात है कि आपने 3 महीने पढ़ाई नहीं की है, 15 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की, फिर तो एग्जाम देना किसी काम का नहीं है. ठीक है, अगर आपने 3 महीने पढ़ाई की है, अपने मेजर पोर्शंस कवर किए हैं, then I don't think there should be a doubt in your mind कि आप क्यों नहीं एग्जाम देंगे. Tell me, I mean, is there a question precisely कि because you related it with the humanities background. Generally what happens in UPSC जो humanities background है ना, they qualify more because they have a better answer writing than from engineers like us. So my question is NCERT is really important for UPSC or GPS? NCERT. For the prelims part. UPSC mains part. सी मेंस पार्ट के लिए एनसीईआरटी आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो ना, हिस्ट्री. हाँ, तो अगर उसमें से आप देखो, सी द डिफरेंस. जो आपका प्रीलिम्स का पार्ट है हिस्ट्री का, दैट इज टाइमलाइन बेस्ड. ठीक है, वहाँ पे आपको टाइमलाइन पूछते हैं
किंगडम टाइमलाइन किस टाइम पे आया था, इससे पहले कौन था, इसके बाद कौन था, कौन सा किंगडम किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका मेंस है ना, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, दैट इज नॉट हिस्ट्री। वहाँ पे आर्ट आर्किटेक्चर आपको पर्टिकुलरली पूछ रहा है वो। सो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, लाइक यू सेड ना, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी। सो डेफिनेटली इफ यू हैव टाइम, लाइक यू ऑल पीपल हैव टाइम हियर, सो डेफिनेटली यू पीपल शुड रीड एनसीईआरटीज। कौन से ईयर में? अभी कितने ईयर्स बचे हैं? 1.5. So you have started preparing. Whatever your optional is, like किसी का क्या होता है ना, हम इंजीनियर्स में बायोलॉजी बहुत पसंद नहीं होती ना, तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं पकड़ते हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग है, फिर पकड़ लेते हैं, ठीक है। बट बिफोर इवन सिलेक्टिंग एनी ऑप्शनल यू शुड लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। ऐसे ही हवाबाजी में ऑप्शनल पकड़ना इज नॉट गुड, ठीक है। सो रीड डाउन द सिलेबस, वट एवर द सिलेबस, सी यू हैव a lot of time, 1.5 years still in your degree, so your point should be कि आपका जो optional है इस point of time पे, that should be completed. Even if you can make an effort and complete some part of your GS, I'm not saying सारा GS complete होगा, because you will have definitely time for the subjects of the graduation, right? So even if your optional is completed in this 1.5 year, and you have decided and completed that thing, I mean you are way ahead of the students when they will come on the same stage as you will be after 1.5 years. So definitely इस दौरान अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है, नोट्स वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप किस में बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर्स किस में कर रहे हो? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, कहाँ से कर रहे हो? एसपी कॉलेज से। डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 90% ऑफ योर टाइम विल बी सेव्ड, राइट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इन दैट टाइम यू कैन फिनिश योर ऑप्शनल, और माशाल्लाह आपका बैचलर्स भी उसी में है, सो दैट विल नॉट गिव मच प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज 1.5 year ना आप बहुत आगे होगे बाकियों से। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फोकस इन ऑप्शन, इवन इफ यू कैन फोकस ऑन द GS, बट I'm not sure whether you will be that much optimistic to focus on the GS part, लेकिन at least option complete करो। सर फिलोसफिकल एसेस को कैसे क्रैक करें, वो क्या मटेरियल फिलोसफिकल एसेस? सिर्फ फिलोसफिकल एसे का जो मैंने स्ट्रैटेजिंग में बोली थी, आई थिंक यू हैव कम अ बिट लेट, है ना। तो मेरा स्ट्रैटेजी जो एसे का फिलोसफिकल का रहता था, योर फिलोसफिकल एसे शुड हैव अ कंटेंट फ्रॉम द एथिक्स पेपर, ठीक है। जो आपको एथिक्स पेपर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आपकी फिलोसफी वही होती है, आपकी इथिकल वैल्यूज। सो व्हाट आई डिड, लाइक जनरली क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल, राइट, दैट अप्रोच आई हैव लेफ्ट। मेक अ एसे इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, वट एवर द quote they are asking, make questions out of that quote and start answering those questions in different paragraphs. That will enrich your essay, that will make sure कि जो examiner का mind है ना, वो आपके essay में engage रहेगा। That is my plan. बाकी for the practice, whatever you have to practice, that you can do from the topper's copies. How to not get caught in details? क्या होता है usually मेरे साथ कि for some questions like I put much effort and some questions like I'm not able to put that much time in those questions. Like how you use it to manage all the questions. So कभी क्या होता है सर, आपके साथ वो होगा कि मतलब कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, कुछ क्वेश्चन you try to make them like 100% better, but वहाँ से नहीं, what is your logic of writing a better आंसर टू क्वेश्चन इज, जहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे आपको 5.5 मिलेंगे, यही है ना। मतलब इफ़ यू गिव अ सम टाइम एक्स्ट्रा टू दैट क्वेश्चन, इट मीन्स आपकी जो 5 नंबर 4.5 मिलते हैं वहाँ 5.5 मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम टू दैट क्वेश्चन, 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, आधा मार्क, उससे ज़्यादा वो नहीं देने वाला, ठीक है। अगर उसके अलावा आप किसी दूसरे क्वेश्चन को एवरेज अटेम्प्ट करके आते हो ना, अगर उसी में उसने आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए, सो यू मीन यू आर स्कोरिंग 1 mark and you are scoring 3 marks. So 2 marks extra you are scoring in a question you have average content. So that is what I am saying कि मतलब आपको PhD किसी क्वेश्चन में नहीं करना है, मतलब कोई क्वेश्चन आपको 100% नहीं आने वाला, अगर आपको उसका हाँ सी, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछा है ना जिसका कोई आइडिया नहीं है, सो इट इज़ बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन दैट्स व्हाई आई सेड ना, इफ यू आर लीविंग वन क्वेश्चन दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई डायरेक्ट कुछ चीज़ पूछा है, कोई डिवाइस पूछा है जिसका कोई आइडिया नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया,
बेटर लीव दैट क्वेश्चन, पुट दैट टाइम समवेयर एल्स. डेफिनेटली जहाँ पर आपको कोई आइडिया किसी क्वेश्चन का नहीं है, कुछ पूछा है, यू हैव टू लीव इट. आपने कुछ आंसर्स लिखे हैं जिनमें आपको मतलब पता था कि गलत या राइट और रॉन्ग, तो आपको कुछ आइडिया? बहुत सारे. आंसर राइटिंग के लिए मतलब अगर ऑप्शन में ऑप्शनल मतलब वही ऑप्शन जीएस में रिलेट हो रहा है, सपोज ज्योग्राफी अगर जीएस 1 में है एंड किसी का ऑप्शन भी ज्योग्राफी है, मतलब जब हम आंसर लिखेंगे उसमें मतलब जो हम टर्म्स यूज करते हैं, अगर हम जीएस का लिखते हैं तो उसमें सिंपली एक्सप्लेन करनी चीज़ें इन सिंपल वे, या अगर हम ऑप्शन लिखेंगे ज्योग्राफी का तो उसमें मतलब पूरी टेक्निकलिटी लाएंगे. डिफरेंस मतलब क्या है उसमें ऑप्शनल में? सी ऑप्शनल में यू विल हैव समथिंग लाइक आपको स्कॉलर्स लिखने पड़ेंगे, आपको कोई को मतलब यू हैव टू कोट सम डेटा फ्रॉम सम रिसर्च, मतलब नॉट रिसर्च पेपर, या किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कुछ होगा. आई डोंट नो मच अबाउट ज्योग्राफी बिकॉज सी इफ यू आर राइटिंग अ आंसर इन अ GS1 पेपर फॉर अ ज्योग्राफी, दैट इज एन एवरेज आंसर. एवरेज आंसर है, उसने हिमालय से कुछ पूछ लिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पूछ लिया, आपने वो कॉन्टिनेंटल बेल्ट दिखा दिया, ये वो. फॉर एग्जाम्पल इन ऑप्शनल में आपको कोई थ्योरी भी होगी, कॉन्टिनेंटल बेल्ट की कोई थ्योरीज होंगी, 2-3 थ्योरीज होंगी, दैट यू माइट हैव टू राइट इन योर ज्योग्राफी ऑप्शनल. ठीक है, दैट ऑल थिंग वी विल नॉट राइट इन द GS1 पेपर. वहाँ पे हल्का सा दिखा है कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट्स, निकल ले आगे. दैट इज द डिफरेंस. आई मीन आई डोंट नो मच अबाउट द ज्योग्राफी ऑप्शनल. जोर से थोड़ा. स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट आजकल हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, तो बीच में सर हमें क्वेश्चंस देते हैं, हम इसी को आंसर राइटिंग समझते हैं. दिस वर्क टू बी कॉल्ड एज आंसर राइटिंग. मतलब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चंस देते हैं. बीच में सर क्वेश्चंस देते हैं हाँ एज ए होमवर्क, हाँ. तो हम वो लिख के लाते हैं उसको. कितनी बारी लिख के लाए हो, कितनी बारी लिख के लाए हो आप? हर टाइम? सर बीच नहीं सर, बीच में मैंने एक सर क्वेश्चन दिया तो आप कितनी बारी लिख के लाए हो उस आंसर को? सर बीच में मैं बीच में मतलब उसके बीच में आपके सी अगर वो आपको वीक में एक बार आंसर राइटिंग करा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. चेक तो कर रहे हैं ना वो सर आंसर, आप यहाँ आप मतलब आप वापस जाके चेक करवा रहे हैं ना उनसे. सी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग. सी हेयर योर मेंटर इज हेल्पिंग यू इन राइटिंग आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक वीक में वो कोई क्वेश्चन दे रहा है, आप उसका आंसर लिख रहे हो एंड यू आर सबमिटिंग इट योर मेंटर वेयर ही इज आस्किंग यू टू इम्प्रूव ऑन सर्टन थिंग्स, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. व्हाट आई सेड ना, दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट. वो आपका सेल्फ, क्योंकि मतलब व्हेन यू स्टार्ट असेसिंग योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस ना, दैट विल हेल्प यू आउट. एक वीक में वो आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट शुड नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर डेली आंसर राइटिंग. सर अगर जैसे हमने कोई टॉपिक इधर पढ़ा, घर में हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल बहुत है, जैसे एनसीईआरटी है, माजिद हुसैन है, अगर ज्योग्राफी का तरुण गोयल है, महेश भारद्वाज, तो अगर इन सबको कैसे पढ़ना है? कैसे? सर इनको कैसे रिलेट करना है? अब किसको पता है, किसको छोड़ें? इतने सोर्स तो मैंने भी नहीं सुने हैं, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ. सी देयर विल बी मल्टीपल सोर्सेज. ठीक है, आपके पास क्या बोला, माजिद हुसैन और तरुण गोयल और महेश भट्ट और एनसीईआरटी. ठीक है, पिक वन सोर्स. सर वही ना, अगर एनसीईआरटी पर हम पढ़ेंगे हाँ. तो पूरा तो वहाँ से कवर नहीं होता. सी आई टेल यू द प्रॉब्लम, लाइक जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करते हो ना, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखोगे, आपके पास कंटेंट है, हर क्वेश्चन का कंटेंट है. क्योंकि मतलब यू सी इन द ज्योग्राफी पार्ट जो आप पूछ रहे हो ना, एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हर तीसरे साल आता है, हिमालयाज पे क्वेश्चन हर तीसरे साल आता है, किसी इंडस्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है. तो ये वाले टॉपिक्स रिपीट होते हैं. ठीक है, जब आप कोई एक सोर्स उठाओगे ना, एनसीईआरटी है या माजिद हुसैन है या जो भी है, फिक्स टू दैट सोर्स. ऐसा नहीं है, पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपने एक सोर्स पढ़ा ना, आप यहाँ पे आ गए, आपको दोस्त ने बोला ओ उसमें क्या लिख के है, उसमें ज़बरदस्त है, और आप अपना सोर्स उठा के फेंकते हो और दूसरा स्टार्ट करते हो. डोंट डू दैट. वट एवर योर सोर्स इज, stick to that one source. If you revise that source 100 times, that is much better reading 100 sources. Because reading 5-6 sources, tell me sincerely, कितने sources पढ़े आपने?
3-4 से पढ़ा है ना आपने, है ना? कितना याद रहा आपको? See, you are laughing at it. I know you don't remember it from 3-4 sources. That is why I'm saying, अगर माजिद हुसैन है, pick one source, stick to it. Even if your friend is saying something, don't listen. ठीक है, वो बोल रहा है, उसको फीडबैक ले लो, ठीक है, आपको कहीं पे इंप्रूवमेंट, कहीं पे कुछ लग रही है एडिशन की, डू इट. लेकिन आपका जो सोर्स है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एंड वंस यू, पता है व्हाट हैपेंस, वंस यू डू दैट आंसर राइटिंग पार्ट ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे. सो वो कंटेंट एडिशन वहाँ से आपको होता रहेगा. सो डोंट वरी कि आपके पास 3-4 सोर्सेज है, मेरे को इसने यहाँ से बोला, वहाँ से बोला. डोंट डू दैट. स्टिक टू वन सोर्स एंड स्टिक फॉर इट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट, अगर आपको 1-2 साल 3 साल भी लगते हैं, डोंट चेंज दैट. सी आई टेल यू व्हाई. मेरा ज्योग्राफी का सोर्स जो है ना, दैट वाज मेरे इनसाइट्स के नोट है, ठीक है, 25 पेज है वो, 25 पेज, और वो मैंने 2021 में लिए है, और आज 2023 है. मैंने तीसरे महीने वही नोट्स फिर से पढ़े, एंड पीपल आर लाइक क्या पढ़ रहा है, इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, ऑल दैट, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग स्टिक टू अ सोर्स. क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे, बाकी जगहों पे ना बहुत मटेरियल मिलेगा. मतलब पूरा मटेरियल का कारोबार आप बना सकते हो जितना आपके पास वहाँ पे मटेरियल मिलेगा. लेकिन दैट इज़ टू, मतलब आपको ना वो डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी स्टडीज़ से. सो इट इज़ बेटर कि आपके जितने भी सोर्सेज है, आपको अगर किसी मेंटर ने किसी खुद से किसी टॉपर से कोई सोर्स देखा है, डू दैट थिंग. डोंट, मतलब वो एकदम से भटक मत जाना किसी चीज़ से. ओके ओके, थैंक यू. Assalamu alaikum everyone. I'm Rakshan. I have qualified GKS in 2021. So as Manan has already discussed his main strategy, so I'll be only value adding a bit. So जैसे उसने बोला कि ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सारे जो भी टॉपर कॉपीज़ हैं इंपॉर्टेंट वाली, लाइक 25 to 30 आप डाउनलोड कर लें और उसको एक बार पढ़ लें. वो देख लें आप कैसे, हाउ दे राइट एसेज. देन व्हाट यू डू, आप PYQs भी देख लें UPSC के. तो you will realize कि एक theme wise UPSC asks those essays. For example, from the women part usually we have one essay. या society वाला part you will have one essay. Science and tech you will have one essay. Similarly from IR you will have one essay. तो आप क्या करें ना, इस ये जो सारा UPSC मतलब टॉपर कॉपी के जो भी आप essays डाउनलोड कर रहे हैं, इनको segregate करें. उस सारे मतलब for example you read some essay related to the women empowerment. तो naturally आप उसके 2-3 essay पढ़ लेंगे, ठीक है. तो वहाँ से आप कंटेंट उठा लें, अपना 4-5 पेज रखें और उसके जो एनेक्डोट्स हैं और इंट्रो हैं वो आप अपने नोट्स में डाल दें. सिमिलरली यू विल डू फॉर द अदर थीम्स लाइक साइंस एंड टेक, IR, ये सब. तो आपका कंटेंट नेचुरली प्रिपेयर हो जाएगा. मैं आपको बोल रही हूँ शॉर्टकट वाला तरीका कैसे ये सारा शॉर्ट करना है. ऑलरेडी मनान ने बोला है, आई एम ऑलरेडी मतलब ऐड कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और स्ट्रक्चर्ड वे में बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा. सिमिलरली यू विल डू फॉर दी एथिक्स. अब एक काम करना है आपको, जब भी आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप एथिक्स भी साथ साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि उन दोनों का कंटेंट जो है ना, सम और लेस वो थोड़ा सिमिलर होता है. फॉर एग्जांपल्स आपको कहीं यूज़ करनी हो तो एथिक्स और ऐसे में यूजुअली सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल्स जाती हैं. फाइन. तो एथिक्स में भी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप यू राइट आंसर्स. ऑल्दो GS के हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फॉर एथिक्स इट्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड फॉर ऐसे, क्योंकि उसमें नेचुरली आपका जितना ज़्यादा आप राइट करते हैं आंसर्स, उतना ज़्यादा आपका फ्लो डेवलप होता है एक मतलब कंटेंट को राइटली पुट करने के लिए. फॉर एग्जांपल कभी एथिक्स में ऐसा सवाल होता है कि किसी का कोट दे दिया एंड देन एक्सप्लेन, और जो भी आगे आ जाता है उसमें सवाल. तो वंस यू हैव प्रैक्टिस दोज वैसे वाले सवाल, तो यू विल नेचुरली नो कि हमें इसको अप्रोच कैसे करना है. उसमें आप एग्जाम्पल से यूजुअली जो भी कोट वगैरह होते हैं उसको आप वैल्यू ऐड करते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स. अनदर थिंग आई वुड से एथिक्स, एंड फॉर एवरी GS देयर इज़ अ प्रॉपर वोकेबलरी जो आपको हर पेपर में यूज़ करनी है. फॉर एग्जांपल एथिक्स में आपको यूज़ करना है, जैसे इसने बोला स्पिरिट ऑफ सर्विस और समथिंग, ऐसी चीज़ें. या यू रीड अबाउट रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो पुट इट इन योर आंसर्स, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको समझ आए कि आपके आंसर्स में ना डेप्थ है, या कांट की जो भी थ्योरी है, तो यू पुट दैट इन योर आंसर्स. फाइन. उसमें आई वुड सजेस्ट कि अतुल गर्ग सर के एक वो PYQs उनने दिए हुए हैं कंपाइल करके UPSC के एथिक्स वाले, तो यू गो थ्रू दैट. वो बहुत अच्छी उसमें वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं.
वंस यू रीड दैट सेवरल टाइम्स लाइक 4-5 टाइम्स, तो आपका थोड़ा एक्वांट हो जाएगा कि क्या क्या हमें उसमें कैसे यूज़ करने हैं वर्ड्स, और कैसे आपको जो थेरीज आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कांट की पढ़ रहे हैं, रूसो की पढ़ रहे हैं, हॉब्स की पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे आप पुट करेंगे. फाइन. एंड देन वन ऑफ द गर्ल्स यहाँ से आपने पूछा था कि हम कैसे दूसरे बंदे से थोड़ा सा हट के कोई चीज़ करें. तो उसमें आई वुड से ईच पेपर हैज़ इट्स ओन स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जांपल GS1 है, उसमें आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी एंड जोग्राफी. फॉर सोसाइटी आपको ये करना है कि आपको उस पर डेटा पॉइंट्स कुछ रखने हैं. फॉर एग्जांपल विमेन पे या रीजनलिज्म, ये सारे सवाल उसमें आते हैं. आप एक बार सिलेबस गो थ्रू करें तो उसमें आप डेटा पॉइंट्स रखें. फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारी कितनी है, विमेन हमारा कितना है, रीजनलिज्म के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कोई केस स्टडी उसमें. ये सारा कंटेंट जो है ना, ये आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड सिमिलरली इन GS1 ज्योग्राफी में यू कैन ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम्स, तो वहाँ पे आप थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट GS2 में फॉर एग्जांपल यू हैव सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड IR. इन IR ऑल्सो मेक श्योर दैट यू मेक अ मैप. चाहे कोई भी सवाल हो, यू मेक अ मैप. एंड द पोर्शंस ऑफ सोशल जस्टिस, उधर पे भी आपका डेटा बहुत काम आने वाला है. Similarly for GS2 it's very important that you use articles and you use the cases, जो भी whether it's केस ऑफ नंदा भारती केस और अदर केसेस जहाँ, या और जो करंट अफेयर में फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, उससे रिलेटेड कोई कोर्ट केस था जो आप यूजुअली अपनी मैगजीन्स में पढ़ते हैं, विजन वगैरह, तो यू यूज़ दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट इन GS3 में सिमिलर SDGs you have to use in your answers. You have to use data points again and also use graphs. फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू जाते हैं, तो कोई सवाल आपका पावर्टी वगैरह में आया जैसा इनने बोला, तो यू कैन मेक दोज ग्राफ्स. पावर्टी का तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, उनने क्या बोला था. या वी हैड वन क्वेश्चन कोविड का इम्पैक्ट अपॉन द इकोनॉमी, तो वी ड्रेव उसमें ना कि V शेप्ड रिकवरी, K शेप्ड रिकवरी वाला चीज़. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ें आपको ना थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड दी अदर पार्ट, ये कैसे आता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अब मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है. द मोर यू राइट, द मोर यू आर एबल टू लर्न कि आपके कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं. मेक श्योर कि इवन बिटवीन द पीरियड लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस, इफ़ यू आर हैविंग लाइक 3 months, तो आप ट्वाइस अ वीक, मैं यूजुअली क्या करती थी, ट्वाइस अ वीक आई यूज टू राइट लाइक 4 to 5 questions, एंड ऑन संडेज लाइक 10 questions, एंड आई एनरोल्ड इन एन ऑनलाइन कोर्स. तो इट वॉज लाइक टाइम लिमिट वाली आंसर राइटिंग थी. तो उससे क्या हो जाता है ना, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है. जब आपके ऐसे सवाल आते हैं जिसके आंसर आपको नहीं आते हैं, और पहले शुरू में यू जस्ट लीव, मतलब आपने आधा लिखा और आप छोड़ दिया, और आप वैसे हो जाते हैं कि ये तो मुझे आता ही नहीं है. बट यू हैव टू टेक इट एज अ लर्निंग एक्सरसाइज. आप उसका आंसर पढ़ें, एंड वो आपका कंटेंट भी बिल्ड हो रहा होता है, और आपका सेम टाइम पे आपका ना माइंड वैसे काम कर रहा होता है. तो नेचुरली यू विल रियलाइज दिस स्लोली इन एग्जाम ऑल्सो. मतलब फिर एग्जाम तक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है कि कोई भी सवाल आए तो यू विल नॉट बी शॉक्ड कि ये क्या आ गया. कुछ ना कुछ कंटेंट तब तक डेवलप हो गया होता है. अनदर थिंग, एक और बंदे ने यहाँ से पूछा था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का कुछ कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो उसमें आई वुड से प्ले स्मार्ट, जहाँ जहाँ आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल व्हाट आई यूज़ टू डू, GS1 ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला एक टॉपिक है हमारा, है ना, और आप पढ़ते हैं वेबर्स लीस्ट कॉस्ट मॉडल ज्योग्राफी में, ऑप्शनल इफ़ यू हैव रेड इट. ठीक है, तो उसमें वो यूजुअली दे टेल कि हम इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं एज़ पर कितना कॉस्ट जा रहा है, कितनी दूर है, रॉ मटेरियल कितना दूर है, और ये सब. उसकी एक डायग्राम भी आती है, ट्रायंगुलर डायग्राम. तो आई यूज टू इंट्रोड्यूस बाय दैट. आपको आ रहा है समझ, आपको अपना कंटेंट ऐसे रखना है जो ये आपके है ना, ये आपका सिर्फ, मतलब दिस शुड बी यूनिक टू यू. मतलब ये कि कोई और नहीं शुरू कर रहा होता शायद इस चीज़ से. वेबर्स लीस्ट कॉस्ट मॉडल ये कहता है, तो इससे थोड़ा ना डिफरेंस क्रिएट होती है. सिमिलरली व्हाट आई यूज टू डू इन IR के क्वेश्चंस, जैसे PSIR वाले ऑप्शनल है, आप उनसे थोड़ा हेल्प ले लें अपने फ्रेंड्स वगैरह से. तो दे यूजुअली रीड, या आप न्यूज़पेपर में भी वो पढ़ते हैं, C राजा मोहन या समीर सरन, दे यूजुअली टॉक अबाउट इंडो-US रिलेशंस एंड दे से समथिंग जो ना बहुत इम्पैक्टफुल होता है. तो वो कोट आप लिख के रखें, इंडो-US रिलेशन. सिमिलरली एक ब्रॉड लेवल पे प्रिपेयर करें, इंडो-US, इंडो-यूरोप, इंडो-अफ्रीका, इंडो-UAE या सऊदी, एंड देन स्पेसिफिक वाला पोर्शन सिर्फ उतना होगा जितना आपका करंट अफेयर में जाएगा. तो एक ब्रॉड हर एक का आपको जब कोट होगा ना, फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल आया, फॉर एग्जांपल इंडो-UAE पे आया, और मेरे को पता है इंडिया एंड मिडल ईस्ट पे मैंने कोई कोट तैयार रखा है, तो आई विल यूज़ इट डायरेक्टली. ये उस टाइम नहीं होगा, बट ये आपको बिफोर हैंड ऐसा काम करना है.
डू यू अंडरस्टैंड? मतलब ये चीज़ आपको ना दूसरे से अलग बनाएगी, ये हर एक नहीं करेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, जैसा मनान ने भी बोला, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारे पास कुछ नहीं होता है। आपको ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, मेक श्योर आप वो अगर लास्ट वाले जब आपका एग्ज़ाम है तब आप वो रिवाइज कर पा रहे हैं, तो देन इट्स ओनली वर्थ कि आप वो पढ़ें अभी। अनदर थिंग, अगर क्योंकि आप सब फ्रेशर्स हैं, तो मेरे साथ भी ये इशू था कि आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेंस में कितना डेप्थ में पढ़ना है और कैसे नोट बनाने हैं। तो ये हर एक का ऑलमोस्ट ये इशू रहता है। तो उसमें मैं आपको सबसे ईजियर शॉर्टकट ये बताऊंगी, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठाएं, मेरे हिसाब से तो विजन ही लें। विजन के आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे ना, फॉर एग्जांपल GS1 के पेपर हैं, तो उनको एनालाइज करें। उसमें अगर 20 सवाल दिए हुए हैं, 20 सवाल को देखें और सिलेबस साथ में रखें, ठीक है। उसको जो टेस्ट कॉपी है ना, उसके पीछे से लिखें ये क्या 20 सवाल किस बारे में थे और किस सिलेबस के पोर्शन से थे। तो यू विल रियलाइज जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, ईच ऑफ द GS पेपर्स, वो कवर हो, उसका कंटेंट आपको टेस्ट पेपर से ही मिलेगा। आपको कोई अलग से अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो भी स्टैटिक वाला है, सोसाइटी वाला है, रीजनलिज्म है, ये सारे टॉपिक्स हैं, या GS2 में आपको NGO, SHG, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर व्हाट यू डू, यू आपका जो एफर्ट है ना, वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये डेटा पॉइंट करना है, या समीर सरन वाले ये कोट लाने हैं IR वाले, या सिमिलरली आप अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1857, तो वहाँ आप नीचे पढ़ते हैं कि कोई वन ऑफ द थिंकर्स उसने क्या बोला 1857 के बारे में। यू जस्ट रिमेंबर दोज, आपका ना एफर्ट कम हो जाएगा। ये जो बेसिक वाली चीज़ें आप ऑलरेडी वहाँ से जो बनाया है मार्केट से, वहाँ से ले लें और इसमें आप सिर्फ काम करें वैल्यू एडिशन पे, वो आपको डेफिनेटली एक बेटर रैंक दिलवाएगा, आई बिलीव। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑप्शनल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है। तो ऑप्शनल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उस पर आंसर राइटिंग में भी आपको उस पर बहुत फोकस करना है। और हर ऑप्शनल की एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, ऑल्दो वो चीज़ सिमिलर रहती है कि थिंकर्स वगैरह और पेपर 2 आप लोगों का डायनामिक होता है, उसमें भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक दिस इज़ ऑल आई कैन ऐड अपार्ट फ्रॉम व्हाट मनान हैज़ ऑलरेडी सेड। थैंक यू एवरीवन।